हेलो अविनाश। हाय, कैसे हैं आप? हाय सतीश, हाउ आर यू? आई एम बढ़िया फाइन। सतीश, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। सो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। मैंने एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। हमारी जो जर्नी थी एमफी गौरी को लेके, उस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। तो बहुत लोगों ने मुझसे बोला है कि यार आप अविनाश से एक इंटरव्यू बोलिए करने के लिए, अविनाश के साथ एक इंटरव्यू करिए। तो मैंने कहा चलो बात करता हूँ। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू कि चलो एक इंटरव्यू करते हैं साथ में, वेयर यू कैन आल्सो टॉक वाह अबाउट वाह। योर जर्नी। क्योंकि अभी तक अपने वीडियोस में राइट। मैं अपनी जर्नी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। सो दिस टाइम आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव अबाउट योर जर्नी एज अ फिल्म मेकर। ओके। तो तुमने शायद मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे, बट मैंने काफी तारीफें करी है तुम्हारी कि किस तरह से तुम अपनी फिल्में बनाते हो, खासतौर पर राइफल में नहीं जसवंत सिंह क्षितिज, रावत के बारे मैं में। मैं आपके सारे वीडियोस देखता रहता हूँ। और मैंने फॉलो भी थैंक्स। किया और मेरी पूरी टीम ने फॉलो किया हुआ है। और सब लोग बहुत ही मोटिवेट होते हैं क्योंकि जिस तरह से तुम लोगों को फिल्म मेकिंग और ये सब चीजों के बारे में डिटेल्ड वर्जन में बता रहे हो, वो इनक्रेडिबल है यार, वो बहुत अच्छा है। तो थैंक्स यार। मैं खुद नहीं, देखता पर रहता हूँ, मैं खुद मोटिवेट पर्सनली होता मुझे रहता पता है कि तुमने राइफलमैन जसवंत सिंह रावत में कितनी मेहनत की थी। सो आई वांट द पीपल टू नो कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में जो उस पे कोई प्रोडक्शन हाउस जिसको बैक नहीं कर रहा होता है, क्योंकि अगर धर्मा यशराज है आपके हूँ। पास राइट। तो आप कहीं पे भी कंफर्टेबली शूट कर रहे हो। पर एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती हैं वो भी मैं जानना चाहता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जर्नी से। तुम अपने बताओ, इंस्पिरेशन कहाँ से थे, कैसे कैसे तुमने शुरू करा एक्टर बनना, एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, इंस्पिरेशन कहाँ थे? तो जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। क्षितिज, मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता था। बेसिकली एक्टर तो क्या, एक्टर तो इतना उस समय मालूम नहीं था कि एक्टर क्या होता है। हाँ, पर हीरो फिल्मों में मैंने देखा हुआ था। और मैं अजय देवगन की फिल्में देखा करता था उस समय। डीडी वन था और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा ये जो काम है, ये जो इस टीवी के अंदर मैं देखता हूँ, ये काफी अच्छा है। एंड देन आई सॉ फिल्म, देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड 1850, कुछ ऐसा करके नाम था उसका। 1947 लव स्टोरी। हाँ सो हाँ। मेरे मामा जी मुझे लेके गए थे जनकपुरी में। आई वाज इन दिल्ली दैट टाइम। और मैं देखता हूँ फिल्म और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस कैनवास के अंदर जो ये जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ ये बड़ा मैग्नेटिक सा चीज है। उसने मुझे बड़ा हाँ। फैसिनेट किया। और वहां से वो कहीं ना कहीं वो जो सीड है एक्टर वाला, हीरो वाला, वो वहां से पैदा हुआ। और फिर उसके बाद 7th क्लास में आते आते मैंने अपने डैडी को कहा कि यार मैं तो हीरो बनना चाहता हम्म। हूँ। और जिस जिस तरह के बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बैकग्राउंड से, और पापा क्योंकि मेरे आर्मी में थे, तो इनिशियली फैमिली को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि यार ये कौन सा प्रोफेशन है। मतलब वो चाहते थे कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं क्योंकि वो ब्लैकेट कमांडो थे आर्मी में। और मेरे सपने कुछ और थे, मैं कुछ अलग बुन रहा था मेरे मेरे दिलो दिमाग में। फाइनली वो उनको बहुत उस समय तो बहुत लाइटली लगा कि यार ये शायद बच्चा है, इन्फ्लुएंस हुआ है फिल्मों से, तो ये ऐसा चेहरा होकर बाद में बदल जाएगा चीजें। मगर वो बदला नहीं। मैंने फिर मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया क्योंकि उस समय जितना बुद्धि का विकास था, अच्छा, तो तो पापा ने ये था बहुत कि सपोर्ट भी नहीं किया पर बहुत अपोज भी नहीं किया। हाँ, इनिशियली उन्होंने बहुत सपोर्ट, क्योंकि मैं बहुत बच्चा था, 7th में पढ़ता था उस समय। ऐसा कुछ था नहीं हमारी फैमिलीज में कि कुछ ऐसा करियर वाइज कुछ आदमी इतना सीरियस हाँ होता है। लोग हाँ हाँ ग्रेजुएशन के बाद तक सीरियस नहीं होते थे। और आप कह रहे हो कि यार मैं हीरो बनना चाहता हूँ। हाँ। तो इनिशियली उनको ऐसा नहीं लगा, बट वो फिर चले गए। वो आर्मी में थे और वो छुट्टी आए तो वो चले गए। देन आई स्टार्टेड टेलिंग टू माय मॉम कि यार मुझे मार्शल आर्ट ज्वाइन करना है, मुझे मार्शल आर्ट ज्वाइन करना है। क्योंकि जो हीरो था, वो मैंने ये देखा था कि जो हीरो है फिल्म में, वो फाइट वाइट करता है कुछ, तो वो एक्शन करता है। तो मैंने कहा ये जो काम है ये आना चाहिए आपको। हाँ। और मैं स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा था। देन मैंने फिर ताइक्वांडो सीखना शुरू किया। और मैं धीरे धीरे सीखता गया। 11th क्लास में मुझे ब्लैक बेल्ट मिल गई। और 10th के बाद ही मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया देहरादून में। मुझे ऐसा लगता था कि कोई स्क्रिप्ट दे दे मुझे, कोई कोई डायलॉग दे दे, पर कोई मिलता नहीं था। सो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, भीम। मैं उसे कहता था यार भीम, ऐसा कौन सा स्कूल होगा जहाँ पे ये एक्टिंग सिखाई जाती होगी या ऐसा कुछ होता होगा। बिकॉज मैं बहुत ही वैसी फैमिली से आया था कि हमारे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, सोर्स नहीं था जहाँ से हम लोग हाँ। कुछ ऐसा ग्रैब कर पाते। बट फाइनली एक दूर का कोई रिश्तेदार थे, उनसे मालूम चला कि यहाँ पे रंगमंच होता है देहरादून में। तो रंगमंच भी वर्ड बड़ा अजीब था मेरे लिए, मुझे क्योंकि सिर्फ एक्टिंग करनी थी। और फाइनली वो मुझे रंगमंच से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और पहली बार जब मैं और भीम वहां गए थे, तो मेरे दिमाग में ऐसा पर्सपेक्टिव था कि कोई मुझे बुलाएगा, एक रिसेप्शन होगा, वहां मुझे कहेंगे अरे आप ही का तो इंतजार कर रहे थे हम। बट सच ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जब मैं गया तो वहां पे बहुत सारे एक्टर लोग थे, वो रीडिंग कर रहे थे। हाँ। और मुझे बीएनए के डायरेक्टर थे सुरेश काला जी, वो एक मशाल नाम से नाटक बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे दूर से देखा कि कोई बच्चा आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आके बैठ जाओ। शारण ने मुझे कहा, मैं बैठ गया। और
लगभग 2 घंटे तक वो रीडिंग करते रहे और मैं बेवकूफ इतना बैठा रहा वहां पे, ना कोई मुझे पूछ रहा है ना तो कुछ कर रहा है, बट जो इन्वायरमेंट था चारों तरफ, सब लोग एक्टर लोग डायलॉग बोल रहे थे अपने और बहुत ही पैशनेट तरीके से डायलॉग बोल रहे थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि यार यही तो मैं करना चाहता हूँ, मुझे कोई डायलॉग दे दे, मैं भी बोलूंगा ऐसी डायलॉग। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे लगभग 2.5 महीने के बाद 2 लाइनें मिली। फिर भी लकी हो, थिएटर में लोगों को 6-6 महीने बैठाया जाता है, बैक में कराया जाता है ना काम। हाँ, तो दो एक्टर थे, वो शायद नहीं आए और नाटक होने वाला था। अब हुआ क्या कि जो एक्टर के लिए सबसे बड़ा टूल है, जो बाद में मुझे समझ में आया, लेटर ऑन समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिहर्सल मेरे सामने होती थी, मैं लोगों को सिर्फ चाय वाय पिलाया करता था और कुछ काम था नहीं मेरे पास। और मुझे 2-3 गांव वालों का रूल दिया था कि यहाँ पे आपको आग लग गई ऐसे कुछ बोलना है, बहुत सारी भीड़ करती थी। तो वो 2 एक्टर फॉर्चुनेटली नहीं आए और डायरेक्टर ने देखा कि क्या कहते हैं, उसने बुलाया मुझे और कहा कि यार ये पढ़ लो लाइनें। तो मैंने कहा सर नहीं, मुझे याद है। तो बोला तुम्हें कैसे याद है? मैंने कहा सर मैं मतलब सुन ही रहा हूँ पिछले 2 महीने से, सारे डायलॉग मुझे याद है। तो ऑब्जर्वेशन से ये हुआ कि मुझे पूरा नाटक याद हो गया था। खैर वो नाटक मैंने किया और उसके बाद वो थिएटर की जर्नी, वो यात्रा शुरू हुई। अलग अलग नाटक, एक नाटक के बाद दूसरा नाटक, किंग इडिपस नाटक किया। तो ये 7th क्लास के बाद ही चालू कर दिया था? नहीं, 7 से लेके 10th क्लास तक तो मैं मार्शल आर्ट पे बहुत फोकस था और 10th के बाद ये शुरू हुआ सफर, रंगमंच शुरू हुआ। कॉलेज तक चला, कॉलेज तक चला। ये जब तक मैं बॉम्बे नहीं चला गया तब तक मैं करता रहा। अच्छा। और फिर उसके बाद और परत दर परत रंगमंच को समझना, फिर किताबें पढ़ना। जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जो बुक्स पढ़ने का इंस्पिरेशन है मुझे, या तो मुझे रंगमंच से मिला है, वहाँ पे अभिषेक मेंदोला थे और मेरे एक सर थे जो डायरेक्टर थे अनुज जोशी, या तो तुमसे मिला है मुझे किताबें पढ़ने का इंस्पिरेशन। ये तो बहुत किताबें पढ़ते थे, मैं तुम्हें देखता, मुझे याद है मेरे कमरे में बहुत सारी किताबें इधर रखी रहती थी और तू देखता रहता था कि क्या पढ़ता रहता पागल। तुम्हारे बेड पे इतनी सारी किताबें फैली हुई मैं देखता था और मुझे लगता था यार ये लड़का इतनी सारी किताबें पढ़ता है और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं तो बहुत सारी किताबें पढ़ के आता, मगर यहाँ पे मालूम चलता है कि वो किताबें भी कम थी। तो वो एक बड़ी कमाल की चीज थी। खैर एनीवेज, तो यहाँ से सफर शुरू होता है सीधे स्ट्रीट प्ले, प्रोसेनियम थिएटर से स्ट्रीट प्ले में जाना, हर चौक पे हर नाटक करना, हर गली में। तो वो सफर शुरू होता गया और आपको स्ट्रीट प्ले से क्या हुआ मेरे साथ, जो मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे ब्रश अप किया, क्योंकि ऑडियंस सामने खड़ी होती है। अब आइदर इट्स गुड और बैड, योर एक्टिंग इज गुड और बैड, वो इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर खराब एक्टिंग की है तो वो तुरंत बोलेंगे यार कुछ भी कमेंट बाजी करेंगे आपको, रीटेक नहीं होता है, एडिट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना एडिट कर सकते, ना वहाँ पे डीआई कर सकते हो, ना इन्फ्लुएंस कर सकते हो। वो एट रैंडम है। तो वो बहुत किया हिंदुस्तान में घूम के नाटक किए। और क्योंकि मुझे सिनेमा में आना था और मैं इस बात से बड़ा परेशान था, कहीं ना कहीं परेशानी होती थी कि यार सिनेमा में कैसे जाऊंगा, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम लोग थे, अब मैं जब नाटक कर रहा था तो मेरे माँ बाप को भी पता नहीं था कि रंगमंच क्या होता है। वो नाटक देखने आने लगे, बट फिल्मों में कैसे काम करोगे ये बड़ा सवाल था मेरे लिए भी और उनके लिए भी। किस्मत मेरी अच्छी थी कि मैं वहां पे, जब मैं देहरादून में रंगमंच कर रहा था, तो एक फिल्म डायरेक्टर थे, वो कसौटी जिंदगी की सीरियल किया करते थे और वो देहरादून में अपनी फिल्म बनाने आए। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी उत्तराखंड आंदोलन के ऊपर, और उस फिल्म के पोस्टर चिपकाने से मेरी फिल्म की यात्रा शुरू हुई। मैं चाहता था कि उनकी नजर मुझ पे पड़ जाए, एक बार अनुज जोशी जी मुझे देख लें तो मेरा भविष्य बदल जाएगा, मैं सिनेमा के अंदर आ जाऊंगा। मगर वो बड़े डायरेक्टर थे, उनकी नजरें पड़ती नहीं थी मुझ पे। तो जो भी काम मिलता था आसपास करते रहते थे। तो क्योंकि जो सीनियर एक्टर थे वही लोग उसमें उनकी फिल्मों में काम कर रहे थे, और क्योंकि मैं नया था, 1-2 साल मुझे हुए थे और मैं छोटा था, आई वाज अ वेरी लैंकी बॉय, बहुत पतला दुबला सा था। और आपको ऐसा अजम्पशन होता है अपने ऊपर कि क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हो, मगर अच्छे दिखते नहीं हो। तो जो बाकी थिएटर आज के टाइम में जब आप पुरानी पिक्चरें देखते हो अपनी, तब पता चलता है कि आप कितने गधे दिखते थे। मैं भी जब अपनी पुरानी पिक्चर देखता हूँ, मैं अपने आप को स्मार्ट समझता था, मेरे से गधा कोई नहीं था, डफर कोई नहीं था। और मतलब गधा भी बहुत अच्छा होता है। वो मैं कई बार अपने असिस्टेंट्स को बोलता हूँ, मैं आई वाज अ मुर्गी चोर सॉर्ट ऑफ अ गाय, वेरी लैंकी, वेरी इधर उधर बाल दिख रहे कहीं पे।
हाँ, ना दाढ़ी आई थी ढंग से, बाल भी आपको समझ में नहीं आते थे कैसे बनेंगे, और शक्ल भी आपको मैं नहीं समझ में आता था कि, पर आपको ऐसा लगता था कि आप हीरो बन सकते हो। और अच्छा, वो जो कॉन्फिडेंस था वो मैं कई बार सोचता हूँ, उस अविनाश बिहानी का जो कॉन्फिडेंस था 10th के बाद, वो जो हीरो बनना चाहता था, बॉम्बे जब मैं गया शिफ्टिस, तो क्योंकि बॉम्बे का जो स्ट्रगल है वो आपकी कमर तोड़ता है, एंड यू बेटर नो कि क्या कैसा कैसा होता है बॉम्बे में। आप जिस शहर से आते हो वहाँ पे आपको 10 लोग जानते हैं, आप नाटक करते हो, आपको लोग तारीफ करते हैं, पर जब आप बॉम्बे जाते हो तो वहाँ पे ना तो कोई नाटक होता है, ना तो कोई स्टेज प्ले होता है, ना कोई अप्रिसिएशन होती है। वहाँ पे सिर्फ आपको कहा जाता है कि यू आर नॉट फिट, क्रिटिसिज्म है, और फिर आपको लगता है कि अच्छा मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। पर मैं इस बात को मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर मैं देहरादून में रंगमंच ना करता, और अगर मैं अनुज जोशी जी से नहीं मिलता, फिर लेटर ऑन क्या हुआ कि फिर मैं उनके प्रोडक्शन हाउस में घुस गया जैसे तैसे करके, एज असिस्टेंट डायरेक्टर और समथिंग। ना 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 ना, नॉट असिस्टेंट डायरेक्टर, अब कुछ नहीं आता। बस ये है कि वहां पे कुछ रंगमंच के लोग थे, मेरे बड़े भाई, मैं मानता हूँ उन्हें, अभिषेक नंदोला, वो वहां पे उनके असिस्टेंट थे, वो भी रंगमंच करते थे, और मैं उनके साथ ही रंगमंच करता था। तो मैं उनके पीछे पड़ गया कि अभिषेक भाई आप मुझे प्लीज वहां पे लेके जाइए, प्लीज मुझे लेके जाइए। एंड देन वो मुझे लेके गए। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मैं वहां रुकने लगा, विदाउट किसी की परमिशन के। तो मुझे कहते थे कि यार अविनाश, तुम बेटा घर जाया करो, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑफिस में लिमिटेड लोग का ही मतलब रहना है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ रहना है, मैं कुछ भी काम कर लूंगा, मुझे, क्योंकि मुझे सिनेमा के अंदर आना था, और मैं कुछ भी कर लूंगा और कुछ भी कर लूंगा। तो अब उन्होंने कहा कुछ भी तुम्हारे लिए है नहीं, तुम ना तो तुम स्क्रिप्ट राइटिंग जानते हो, तुम एक्टर बनना चाहते हो, एक्टर अगर कुछ रोल आएगा तो तुम्हारे को बुलाया जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे सिनेमा सीखना है। फाइनली मैं रुकने लगा। मेरे अब तो बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मेरी फिल्म अभी जो मैंने फिल्म बनाई है सौम्या गणेश, जो भी चल रही है, उसमें वो लाइन प्रोड्यूसर भी हैं, विजय शर्मा जी। वो इनिशियली मुझसे बहुत नफरत करते थे क्योंकि मैं यूजलेस आदमी था, एक छोटा बच्चा, क्योंकि काम का था नहीं। तो वो मुझे बहुत गुस्सा भी करते थे कई बार। एक बार उन्होंने कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेके आ। हाँ, और मैं तो सोचता था कि मतलब, तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि जाओ चना दाल लेके आओ। तो मुझे पता नहीं था चना दाल क्या होती है। मैं इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, तो मैं वो चने जो रात को भिगाते हैं वो लेके आ गया। उन्होंने पैकेट पकड़ा, बोला ये चना दाल है, 2-3 गालियां मुझे दी, और वो किचन से पैकेट फेंका मेरे मुंह पे। बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने कहा अच्छा, रियलिटी से एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, रियलिटी, मतलब ऐसे ही नहीं आपको कोई सिखाएगा। तो फिर ये हुआ कि यार इस ऑफिस में मैं कैसे फिट इन हूँ उनके ऑफिस में। और ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नी थी, अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता। तो अब मुझे दिखा कि एक सिंक है जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्टर लोग आते थे, लिरिसिस्ट आते थे, म्यूजिक डायरेक्टर आते थे, और मुझे दिखा कि वो सिंक है जहाँ पे बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो मैं बर्तन धो सकता हूँ, ये एक काम है जो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि सर आप रहने दीजिए, मैं बर्तन मैं धो दिया करूंगा, जो लड़का आपने बॉय रखा हुआ है इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसे सैलरी देते हैं तो मैं कर दूंगा ये काम। तो उन्होंने, उनको ये अच्छा लगा आइडिया, ठीक है। तो बस बर्तन धोने से मेरी शुरुआत हुई। मैं वहां पे नाश्ते के बर्तन, और अच्छा आपको आइडिया नहीं होता कि वो सिंक मतलब इतना फुल होता है कि ओवरलोडेड हो जाता है, ये आइडिया नहीं था आपको। जब प्रोडक्शन का काम चलेगा तो वहाँ 50-50 लोग भी आएंगे। घर का इकलौता लड़का जिसको माँ बाप ने कभी काम नहीं करने दिया, वो अभी ये कर रहा है जस्ट बिकॉज कि उसको एक्टर बनना है। एक्टर बनना है। तो खैर ये मेरी माँ जी से मैंने कभी नहीं कही ये बात कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ वहाँ पे। तो मैंने झूठी कहानी सुनाता था कि वो मुझे सिखाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि तुम एक्टर बनोगे और तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम हीरो बन सकते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके बाद हुआ ये कि वही मैंने जो कहा सतीश की जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मेरे सामने सिटिंग्स हुआ करती थी म्यूजिक की, स्क्रिप्ट राइटिंग की, कैसे डायलॉग एक्टर परफॉर्म कर रहा है, रिहर्सल्स होती थी, लिरिक्स पे बातें होती थी, म्यूजिक पे बातें होती थी। क्योंकि जो मेरे बॉस थे वो बहुत लर्नेड इंसान थे, वो अपने आप में, मैं उन्हें आज भी उन्हें कहता हूँ कि वो अपने आप में गूगल है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन फीड करके रखते हैं ब्रेन। तो फिर मुझे कैमरा एंगल समझ में आने लगे थे, लाइट कैसे ली जाती है, क्योंकि मैं धीरे धीरे मैं शूटिंग में भी जाने लगा उनके साथ। और फाइनली फिर मैं उनका असिस्टेंट बना, और फाइनली फिर ये हुआ कि बाद में
जब उनके साथ और लोग नहीं रहे, अपने अपने कामों पे चले गए, तो फाइनली मैं ही उनका इकलौता असिस्टेंट बचा। और जब 5 साल, मुझे 3 साल हो गए थे देहरादून में रंगमंच करते करते और ये सब करते करते, सिनेमा समझते समझते, तो मैं फिर उनका फुल फ्लेजेड असिस्टेंट डायरेक्टर बना। और बॉम्बे आने से पहले मेरे साथ अच्छी बात ये हुई क्षितिज कि मैं एक तरफ रंगमंच और अभिनय समझ गया था, कैसे इनेक्टमेंट होता है, कैसे रीडिंग होती है, कैसे डायलॉग्स बोले जाते हैं, कैसे परफॉर्म किया जाता है, और एक दूसरी तरफ मैं सिनेमा भी समझ रहा था और सिनेमा अच्छी तरह से समझ गया था। एज ए डायरेक्टर समझ गया था कि लेफ्ट राइट क्या होता है, सब टेक्निकलिटी समझ गया था। तो बॉम्बे जब मैं आया तो मैं अनभिज्ञ नहीं था, मैं अनअवेयर नहीं था, मैं अवेयर था बहुत अच्छी तरह से सिनेमा को लेके और सारी चीजों को लेके, क्योंकि सर बॉम्बे से ही आए थे और बॉम्बे का जो एटीट्यूड है, काम करने का तरीका जो है, वो मुझे समझ में आ गया था एज एन एक्टर, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और तो ये मेरी जर्नी थी देहरादून तक की जो मैंने की। तो उसके बाद देहरादून से फिर कैसे मुंबई आने का कैसे प्लान किया? क्योंकि मुझे पता है कि एक मिडिल क्लास लड़के के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि अपने माँ बाप को ये बोले कि पापा मैं हीरो बनने जा रहा हूँ मुंबई, तो वो कैसे कवर किया उस जर्नी को? मैंने क्योंकि मेरे जो फादर साहब थे, वो हमेशा मुझे कहते थे कि यार अविनाश, तुम जो करना चाहते हो वो करो और रिग्रेट मत रखो किसी चीज का। फिर वो जब मैं 12th क्लास में था तो उनको बीच में उनको कैंसर हो गया, तो वहां से जो फाइनेंशियल कंडीशन थी फैमिली की वो डगमगाने लगी। तो वो थोड़ा स्केर्ड थे इस बात को लेके, क्योंकि उनको पता था कि मेरा फोकस बहुत ज्यादा है एक्टर बनने को लेके, और वो थोड़ा डरने लगे वहां से कि अगर इनकेस उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि आपके साथ आपकी माँ भी थी, आपकी बहन भी थी, आपको देखना भी था, आप इकलौते बेटे थे और आप ही को सब कुछ संभालना था। तो मुझे याद है क्षितिज, मैं जब उनका ऑपरेशन हुआ एम्स में और मैं 8 बजे पहुंचा, तो मैं लेट हो गया था पहुंचते पहुंचते, मेरी फैमिली और मैं, और काफी सारे लोग वहाँ वेटिंग एरिया में थे, और दूर एक गैलरी थी जहाँ पे एक व्हील चेयर थी, वहाँ मेरे फादर को बिठाया हुआ था, और वो झगड़ा कर रहे थे डॉक्टर्स से कि वो चाहते थे कि वो मुझसे मिले ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले। तो उन्होंने फाइनली मुझे बुलाया कि वो मेरा बेटा है, उसे बुलाओ। मैं गया, तो क्योंकि उनको थ्रॉट कैंसर हुआ था और उनके गले में एक पाइप लगा हुआ था, तो उनको आवाज नहीं थी, तो उन्होंने मुझे इशारे में कहा कि मैं भी अंदर जा रहा हूँ, अगर मैं बाहर नहीं आया तो तुम आर्मी ज्वाइन करोगे, और अगर मैं आ गया तो फिर तुम सीधा बॉम्बे जाओगे। तो उनका कुछ 8-9 घंटे उनका ऑपरेशन चला, फिर वो बाहर आए, तो ठीक थे, तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली, फिर वो मुझे सबसे पहले मुझे ही मिले और मुझे कहा कि अब तुम बॉम्बे जाओगे। मैं देख लूंगा। तो वो जो फादर का बिलीव है, यहाँ पे मैं एक चीज बड़ी मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरे जो कई सारे एक्टर, जो अपकमिंग एक्टर्स हैं देहरादून में या मुझे बॉम्बे में मिलते हैं, तो वो कहते हैं हमारी फैमिली में सपोर्ट नहीं करती है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है क्षितिज सुन के, क्योंकि जहां तक मैं अपने आप को जानता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें जानता हूँ, तो हमारी फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारे सपोर्ट किया हमेशा, हमारे ड्रीम्स को लेके उन्होंने खूब बातें की, और लोगों ने बहुत सारी चीजें कही। बल्कि मेरी जो माँ है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और लोग उनसे कहते थे जब मैं बॉम्बे में था कि आपका बेटा क्या करता है, तो वो कहती थी मेरा बेटा हीरो है। तो अब वो कहते थे कि कहाँ का हीरो है, ठीक है, तो मेरी बोलती थी अभी बस वो बॉम्बे में है, उसकी फिल्में आने वाली हैं। वो अब वो जो बिलीव की बात, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं कि वो जो मेरी माँ है, वो जो लेडी है, उनका एक बिलीव है कि उनका बेटा हीरो है, बजाय किसी लॉजिक के, और वो ना लगा के वो बिलीव, वो फेथ उनके अंदर था, शायद वहां से चीजें बदली है। और आप उस जर्नी में, क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है वो उससे वो अनभिज्ञ है, उन्हें पता ही नहीं है कि बॉम्बे कैसे तोड़ता है आपको, आपका बेटा कौन से चौल में रह रहा है, और बारिश पड़ रही है तो सब जगह से नलके खुल गए और पानी पानी गिर रहा है, फिर एक हाथ में टीवी है, एक हाथ में दरी है, और एक हाथ में क्या कहते हैं आपकी कुछ चीजें हैं, और भूखे हो, और मम्मी का फोन आ रहा है, और आप बोल रहे हो उसको, मम्मी को बोल रहे हो कि मम्मी मैं आराम से सो रहा हूँ, मैं खाना खा लिया मैंने एकदम बढ़िया से। तो कई बार से मेरे को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी जब मैं बॉम्बे में था, मगर मैं एक चीज हमेशा अपने आप को कहता था कि ये तुमने चूज किया था, इसमें तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें धकेला नहीं, किसी ने तुम्हें प्रेशराइज नहीं किया, तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारी सोसाइटी ने, तो ये तुमने चूज किया था, यू हैव चूजन दिस, तो तुम्हें ही इसे डील करना पड़ेगा। और बॉम्बे का जो लोग कहते हैं कि बॉम्बे का जो स्ट्रगल है, क्षितिज, मैं उसे स्ट्रगल नहीं मानता, वो मुझे ऐसा लगता है आज अगर मैं देखूं
की शो मीडिया में देखता हूँ, वो तजुर्बा था, वो इस जर्नी के होने के लिए तजुर्बा था। मैं जब तुमसे मिला, जब मैं 30-30 रुपए में अपनी डीवीडीज बेच रहा था आपने तो अपनी वो मुंबई जर्नी का के जो पार्ट जर्नी है वो शुरुआत से बताओ कि मुंबई पहुंच के क्या किया, कैसे कुछ सीरियस वीडियोस किए तुमने, और कैसे फिर हमने अपनी पहली फिल्म स्टार्ट की, फिर तुमने अपनी सेकंड फिल्म करी, फिर थर्ड फिल्म करी, फिर कैसे कैसे फिल्म करी तुमने, और क्यों तुमने इंडिपेंडेंट फिल्में चूज करी, क्यों तुम ऑडिशन नहीं देना चाहते थे, क्यों तुमने डिसाइड किया एक टाइम के बाद, मुझे पता है तुमने डिसाइड किया था कि अब मैं ऑडिशंस नहीं दूंगा, मैं उन लोगों के पीछे नहीं भागूंगा जहां मुझे ह्यूमिलेट होना पड़ता है, मैं अपनी फिल्में बनाऊंगा। तो ये डिसीजन भी तुमने अपनी लाइफ में लिया था, जिसकी वजह से आज तुम अपनी फिल्में बना रहे हो और अच्छी बना रहे हो, तुम्हारी फिल्म अमेजन प्राइम पे भी है। सो उस बारे में बताओ कि क्यों तुमने ये डिसीजन लिया और शुरुआत की जर्नी कैसी रही। क्षितिज, जब मैं बॉम्बे आया ना तो वहां पे जो मुझे आज एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है बॉम्बे का, मैं जब बॉम्बे आया तो वहां पे वही घिसा पिटा एक फॉर्मेट था, बैग उठाओ, अच्छे कपड़े पहनो, डोले दिखाओ और उसके बाद परफ्यूम लगाओ और उसके बाद चले जाओ, एक भीड़ है, एक जगह होगी आराम नगर में या तो वर्सोवा में या तो अच्छा, आपका एक चीज और है, जैसे मैं भी एक्टर लोगों से मिला हूं, तो जब वो परफ्यूम घर पे लगा रहे होते हैं तो बड़े हैंडसम फील करते हैं अपने आप को कि बस आज तो ऑडिशन हो जाएगा। फिर जब वो ऑडिशन की भीड़ में पहुंचते हैं तो लगता है मैं तो सबसे गंदा दिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ तो सब बड़े अच्छा दिख रहे हैं। वो भीड़ में एकदम से आप अपने आप को, जो यूनिकनेस आपको अपने कमरे में फील हो रही होती है कि मैं यूनिक हूँ, मैं एक्टर बन जाऊंगा, आप शीशे में देख के अपने आप को बोलते हो कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, उस भीड़ में जाके अगेन आपका वो इनसिक्योरिटीज मेरे ख्याल से वापस आ जाती है, एकदम से आपको डर लगने लगता है कि व्हाट इफ आई बी अनएबल टू मेक इट, एंड 90% टाइम यू आर अनएबल टू मेक इट। ऑडिशन में नहीं होता सिलेक्शन लोगों का। राइट। और श्रीज, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ना वो जो यूनिकनेस है ना, यूनिकनेस वो खो जाती है। और वो मतलब खो क्या जाती है, उसे उसे कुचल दिया जाता है उसे। और जबकि आप यूनिक होते हो, हर आदमी अपने आप में यूनिक है ना, हर आदमी अपने आप में यूनिक है, उसके हर आदमी की अपनी आइडेंटिटी है, वो उसकी एक पहचान है अपने, भले ही वो 10 लोगों के बीच में हो। वहां पे वो जो आपकी जो यूनिकनेस है ना, उसको गायब कर देते हैं। वो सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा होते हैं क्योंकि आप, तो मुझे वही बताया गया कि ये कुछ सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स के और कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर हैं जो आपकी जिंदगी बदलेंगे। वो एक उनके पास, मुझे ऐसा लगता था क्षितिज कि वो मदारी है और मैं जमूरा हूँ, ठीक है, कि वो अपने झोले से ऐसा निकालेंगे, ये लो देखो तुम्हारे लिए एक रोल है और वो डुगरी बजाएंगे, ठीक है, वैसा कभी नहीं, नाचना शुरू कर दोगे और आप नाचना शुरू करोगे, जो लोग नाचते हैं वहां पे, ठीक है, क्योंकि क्षितिज मुझे हीरो बनना था, मुझे हीरो बनना था, तो हीरो बनना था, मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं बनना, मुझे कोई छोटा रोल नहीं करना था। मैं एक चीज को लेकर बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि वहां पे एक बीआर फिल्म स्टूडियो था जिसने मुझे अगेन बहुत कुछ सिखाया, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस का काम किया बीआर फिल्म स्टूडियो में। वहां मेरे ताऊजी हुआ करते थे, वो मैनेजर थे, और वहां पे मैं अक्सर जाया करता था और मैं अक्सर बड़ी पर्सनालिटीज को देखता था, ऋषि कपूर साहब को देखता था, मैं भंसाली साहब को देखता था, अमिताभ बच्चन साहब को देखता था। तो वो जो एंग्स थी, वो जो एंग्शियसनेस थी मेरे अंदर, वो जो ज़ील थी बनने की, उन लोगों को देख के वो दोबारा पैदा हुई कि मुझे ऐसे ही बनना है। तो उसने मुझे जिंदा रखा वहां पे। मुझे रिनाउंड डायरेक्टर से मिलाया गया, ताऊजी ने मुझे रिनाउंड डायरेक्टर से मिलाया, चाहे वो करण जौहर साहब हो या बोनी कपूर साहब हो, मगर मुझे समझ में आया वो मुझे नहीं लेंगे। वो क्यों लेंगे मुझे? कौन हूँ मैं किसी के चाचा का बेटा नहीं हूँ, किसी के मामा का बेटा नहीं हूँ, मेरा एक ताऊजी है जो एक मैनेजर है सिर्फ बीआर फिल्म स्टूडियो में, तो आपका वजूद नहीं है कोई भी, यू नो। तो एक तो ये यहाँ से समझ में आया कि ये मुझे नहीं लेंगे, अनलेस एंटिल, ये बात है, अगर देखो उन्होंने आपका टैलेंट देखा नहीं, वो आपका टैलेंट देखेंगे, यही वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका टैलेंट रिकॉग्नाइज होता है। और चाहे मनोज वाजपेयी से लेके जितने बड़े बड़े एक्टर आज बनने हैं, रघुवीर यादव से लेके जितने बड़े रिनाउंड एक्टर बने हैं, उनका टैलेंट पहचाना गया है, वो यही इंडस्ट्री पहचानती है। बट आप उस तरह से नहीं गए थे और उन सब लोगों ने वही स्ट्रगल किया था और आप उस तरह से नहीं स्ट्रगल करना चाहते थे। मैं जब ऑडिशन में जाता था तो मैं देखता था 250-300 लोग खड़े हैं और वो 250-300 लोग कहीं ना कहीं आपको ये वही आपकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। वो जो परफ्यूम आपने कहीं लगाया था घर पे वो कहीं उड़ सा गया है, फिर उसकी जगह पसीने ने और धूल मिट्टी ने ले ली है, और फिर एक आदमी दरवाजा खोलता है, खुल जा सिम टाइप्स, और वो आपको कहता है कि हाँ तुम आ जाओ और यू आर नॉट फिट। सो वन डे
तो मुझे ना ये बड़ा ह्यूमिलेटिंग लगता था। मैंने कहा भाई मैं मार्शल आर्ट का बंदा हूँ, फिट तो मैं हूँ। आप और मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं रंगमंच किया था और मैं किताबें पढ़ के गया था, तो मुझे ये जो लाइन थी ये बहुत ही ऑफेंसिव लगती थी कि आप उसकी जगह अपने शब्दों का, वाक्यों का चुनाव कुछ और कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि सर आप इस किरदार में नहीं आप हम देख पा रहे हैं, और अगर इस तरह का कोई कैरेक्टर आपको, इवन वो इतना भी बोल सकते हैं यू आर नॉट फिट इन द कैरेक्टर, पर वो इन द कैरेक्टर भी नहीं बोलते, वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं यू आर नॉट फिट, व्हिच इज वेरी ह्यूमिलेटिंग एक्चुअली। ह्यूमिलेटिंग मतलब मैंने एक दिन मैं भिड़ गया एक बंदे से, मैंने कहा एक सेकंड, मैं दरवाजा पकड़ लिया उसका, मैंने कहा यू आर नॉट फिट मतलब क्या, मैं अंधा हूँ, काड़ा हूँ, लंगड़ा हूँ, लूला हूँ, मैं साफ उच्चारण नहीं कर सकता हूँ क्या? तो बाद में वो मुझे कहता है यू आर नॉट फिट इन द कैरेक्टर। मैंने कहा भाई तो ये कहो। और उसके बाद जैसे जैसे आपका बुद्धि का विकास होता चला गया, और फिर जब मैं तुमसे या और भी जो मेरे और भी जो कलीग थे, जो हमारे दोस्त थे, जब बाकी लोगों से मिलने लगा, तो मुझे समझ में आया क्षितिज कि जब बुद्धि का विकास और समझ में आने लगी चीजें, तो मुझे लगा कि ये जो इंडस्ट्री है ये कहीं ना कहीं, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फूल्स की इंडस्ट्री। मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर से कहा कि सर आई रियली वांट टू बिकम एन एक्टर एंड वुड यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई स्टार्ट माय जर्नी एज एन एक्टर? एंड यू वोंट बिलीव, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं उसे पूछता हूँ, मैं उसे एक बात पूछता हूँ, क्योंकि मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मैंने कहा सर मैंने उसे कहा, मैंने कहा आपसे कैरेक्टर वैक्टर रोल नहीं चाहिए मुझे, हीरो तो मैं बन जाऊंगा, हीरो तो मैं बन रहा हूँ, ठीक है, कैसे बनूंगा वो अपनी जर्नी में खुद डिसाइड करूंगा। मैंने उसे कहा कि सी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, और उस इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 300 सिविलियन लड़के जाते हैं, भर्ती होते हैं, उनको किसी न किसी आधार पे लिया जाता है, वो ट्रेंड नहीं होते हैं, उनको राइफल चलानी नहीं आती, बट आफ्टर 3 years दे इक्वली बिकम अ लेफ्टिनेंट, वो इक्वली लेफ्टिनेंट होकर निकलते हैं 300 के 300, वो 300 इक्वली ट्रेंड होते हैं हॉर्स राइडिंग में, वो इक्वली ट्रेंड होते हैं फायरिंग में, वो सब कुछ इक्वली उसी ग्रेड पे होते हैं, राइट नाउ। और क्योंकि उनका एक बहुत ही सुलझा हुआ पैटर्न है, राइट, यहाँ पे देयर इज नो पैटर्न, कोई पैटर्न, रैंडम इंडस्ट्री, बहुत ही रैंडम है, बहुत ही रैंडम है, बहुत क्यों मतलब रैंडम है, मतलब तो मुझे समझ में आया कि यार मैं जो स्ट्रगल कर रहा था, वो स्ट्रगल ऐसी चीज के लिए कर रहा था कि एक बड़ा सा किला है जिसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, और उस किले पे सब सिर फोड़ रहे हैं, वो किला खुलने वाला है नहीं। तो मैंने कहा अब एक काम करते हैं, यहाँ से कहीं दूर जाते हैं दूसरे पहाड़ पे अपना किला बनाते हैं, अपना किला बनाते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पत्थर ढूंढ के लाते हैं, फिर उसके बाद लकड़ियां लेके आते हैं, घास फूस, और धीरे धीरे अपना किला बनाना शुरू करते हैं। जो मैंने काम शुरू किया, मुझे समझ में आया कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड इंडस्ट्री है, ये मेरी टाइप्स इंडस्ट्री है, और मैं वहां कह रहा हूं मुझे काम दे दो। तो यहां से ये शुरू हुआ। उस दिन, उस जर्नी के बाद मैंने वो जितने भी जो मेरी जिंदगी बदलने वाले थे, उन सब के नंबर मैंने डिलीट किए, और शायद मैंने तुम्हें बताया भी थी ये बात। और उस दिन से मैंने कहा कि मैं अपना किला खुद बनाऊंगा। फिर मैंने छोटी-छोटी शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया। फिर वो एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि 2 तरीके के स्ट्रगल होते हैं जो मैंने एक्टर्स के मुंबई में देखे हैं। एक नवाजुद्दीन से लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, मुझे नहीं लगता उससे इंस्पायर्ड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो 14 साल उसने स्ट्रगल किया, उसके बाद उसे गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली, फिर वो स्टार बना, तो 14 साल शायद हमें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर उसकी स्ट्रगल ऐसी थी कि वो कर रहा था काम, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सामने से कोई काम आएगा, यू नो, योर डेस्टिनी इज नॉट इन योर कंट्रोल। अगर उसे गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं मिलती, मान लो अनुराग कश्यप का मन नहीं करता बनाने का, तो वो तो फिर अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता ना। कहने मतलब ये है कि sometimes you just have to choose your own destiny, you have to take the steps, you cannot just sit your entire life thinking कि कोई आएगा और मुझे स्टार बनाएगा, ठीक है। तुमने भी इंतजार किया, बहुत साल इंतजार किया तुमने, ज्यादा नहीं किया, हालांकि 3-4 साल इंतजार किया, एंड देन यू स्टार्टेड मेकिंग योर शॉर्ट फिल्म। तो पहली शॉर्ट फिल्म बनाने का जो तुम्हारा आइडिया था, वो मुझे जानना है, और वो 30 रुपए वाला जो फंडा था वो भी जानना है कि क्या था उसका आइडिया। मुझे ये लगा, मुझे लगा बाद में कि यार ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड इंडस्ट्री है, और यहाँ पे अगर मैं काम मांगने जा रहा हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा एहसान वाली चीज हो रही है। मतलब मेरा रहनुमा कोई है, मेरा पता नहीं कितने पाप में बना रहा हूँ, जो जिनके आगे मुझे जी सर यस सर करना है, और लोग जिस तरह की फ्लैटरी वहां पे करते थे,
और जिस तरह के बैकग्राउंड से मैं आया था तो मुझे फ्लैटरी विलेटरी नहीं समझ में आती थी कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और जी सर यस करने के बाद भी अगर काम मिल जाए तो समझ में आता है कि आदमी करे भी, जी सर यस सर करने के बाद भी काम नहीं मिलता है, दैट इज मच मोर इरिटेटिंग। हाँ, और ज्यादा तो मैंने मैंने अपनी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जब देहरादून से आया था तो मैं काम सीख के आया था, मैं सिनेमा समझ के आया था, मैं टेक्निकलिटी समझ के आया था, और मैं कई सारी फिल्में वहाँ पे करके आया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ हीरो भी। वहाँ की जो पहाड़ की फिल्में बनती है हमारे पहाड़ में, गढ़वाली फिल्में, मैं कुछ करके आया था, और मैं अवेयर था कि सिनेमा में काम होता कैसे है। ठीक है, यहाँ भी बॉम्बे में भी कुछ फिल्मों में, कुछ जगहों में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ फिल्म्स में और ऐसे करके। तुमने सब टीवी के कुछ शोज भी किए ना एज एन एक्टर? हाँ, सब टीवी के शोज किए, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम किए जो सब टीवी का शो इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे दबंग और धमाल नाम से 2 चैनल लॉन्च हुए थे, और क्योंकि लेटर ऑन ये हुआ कि आपकी जब बॉम्बे में फटने लगी तो पैसे नहीं होते, पैसा तो चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो आप अपने जिस ड्रीम को लेके आप गए थे कि हीरो बनोगे, उसको कहीं ना कहीं किल करते हो आप, और फिर सब टीवी का शो इसलिए कर लेते हो कि यहाँ से कुछ पैसे आएंगे, और फिर बाद में आपको समझ में आता है कि यार ना तो ये उतने पैसे हैं कि जिसमें आप जिंदगी बहुत अच्छी जियो, ठीक है, और ना तो कोई ऐसा रिकॉग्निशन वाला काम है कि जिससे आप वाओ, और ना तो वो हुआ जो सपना लेके आप आए थे हीरो वाला। तो और तुमने मुझे बताया था कि एवरीथिंग जिस दिन तुमने सब टीवी वाला वो शो किया था और तुमने वो छोटा सा रोल किया था उस सीरियल में, तुमने मुझे दिखाया भी था, अब शायद वो मिलेगा नहीं, और तुम बहुत दुखी थे शाम को कि मतलब मुझे यहाँ तक झुकना पड़ा और उसके बाद भी आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, मतलब कि एग्जैक्ट शो करने के बाद यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, एंड देन दैट्स वेयर यू डिसाइडेड कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा, दिस इज नॉट आई एम गोइंग टू कुछ और। या क्योंकि क्षितिज, मैं जब उसको देखा मैंने तो वो जो मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया था, वो जो मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था, अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं हीरो बनूंगा, वो कहीं ना कहीं उस जद्दोजहद में ना, उस जद्दोजहद में कहीं खो गया, वो सपना, कमर टूट गई बेसिकली, आपकी कमर टूट गई। और फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी फिल्में बनाऊंगा, अपना सिनेमा बनाऊंगा। मेरे जो बॉस थे अनुज जोशी, उन्होंने मुझे इतना सेल्फ कैपेबल बनाया था, और एक रात को मैं बहुत घूमता रहा, मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ यार, मुझे क्या आता है, मैं कैसे पैसे कमाऊं, कैसे मैं हीरो बनूं, क्या किया जाए, कोई नया बिजनेस। यहाँ पे मैं उन्होंने लाइन बोली है, रात में घूम रहा था, हम दोनों रात में ही घूमा करते थे पूरा टाइम मुंबई में, मतलब करीब हर रात हम दोनों रात में इधर सिर्फ टहला करते हैं, रात में हम दोनों कभी नींद नहीं आई है, सुबह भी 2-3 घंटा सोते थे, फिर दिन भर इधर उधर निकल गए, पर रात में कभी नहीं सोए हम दोनों और वो क्षितिज, मुझे ऐसा लगता है उन रातों ने बड़ा सिखाया है, मुझे सेल्फ डिस्कशन जो करते थे हम उस पे। हाँ, और उसके बाद फिर तुम्हें पता है कि हम जिस तरह से रिसर्च करते थे और सारी चीजों पे, तो उस दिन मैंने ऐसा फैसला किया कि यार मुझे क्या काम आता है, काम तो कुछ आता नहीं, आप कोई इंजीनियर तो हो नहीं, कोई प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, ना कुछ कर सकते हो, तो फाइनली घूम फिर के जवाब आया कि यार आप फिल्म बना सकते हो, ये काम कभी आपने किया था। और क्योंकि मेरे बॉस की कंपनी जो थी वो मार्केटिंग भी संभालता था, और शिमला विमला यहाँ वहां में जाया करता था, चंडीगढ़ वंडीगढ़ जो भी गढ़वाली फिल्में होती थी उनको लेने के लिए, तो डीवीडी बेचा करते थे, बेसिकली डीवीडी का जमाना था उस समय। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर्स बनाऊंगा, जो आज नेटफ्लिक्स काम कर रहा है मेरे पास फाइनेंसर नहीं था, नहीं तो मैं वही करता तो वो काम मैं नेटफ्लिक्स से पहले कर चुका हूँ, राइट। तो मैंने कहा यार कौन सी अमाउंट डिसाइड की जाए, 500 रुपए मांग लूं, लोगों से नहीं देंगे यार, स्टार तो हो नहीं, तो फाइनली एक फिगर आया मेरे दिमाग में 30 रुपए का, कि मैं लोगों से 30 रुपए लूंगा, और एक फॉर्म मैंने निकाला, फॉर्म बनाया, फॉर्म फिलअप किया, और उसमें लिखा कि पद्मा सिद्धि फिल्म्स, उस पद्मा सिद्धि फिल्म्स की जिससे आज मैं हिंदी फिल्में बना रहा हूँ, उसकी नींव तब डल गई। तो मैंने एक फॉर्म बनाया, और उस फॉर्म को मैंने क्योंकि हम माड़ा में रहते थे और वहां पे लोगों की आबादी कमी थी नहीं, बहुत सारे लोग थे और मैक्सिमम फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, so I used to go to the door to door and I just knocked the people's door कि hello sir, my name is Avinash Dhaine, मैं फिल्म मेकर, मैं फिल्म बनाता हूँ, और मैं शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, वैसी फिल्म बनाता हूँ, वैसी फिल्म बनाता हूँ, और आप मुझे 30 रुपए दे दीजिए सर, और मैं क्या कहते हैं, फिर मैं आपको एक फिल्म दूंगा, एक डीवीडी दूंगा, और ऐसे करके मैं सारी बकवास रेटिव लाइनें बोलता था। एंड यू वॉन्ट बिलीव क्षितिज, मुझे लोगों ने पैसे देने शुरू किए। अगर मैंने 500 लोगों के दरवाजे खटखटाए होंगे तो उसमें से लगभग क्या कहते हैं 495 लोगों ने मुझे 495 लोगों ने मुझे पैसे दिए। एंड यू वर अविनाश धानी अभी थोड़े मॉडेस्ट हो रहे हैं कि लोगों के दरवाजे खटखटाए। ये मुंबई के मलाड में एक चौराहा है, चिंचोली बंदा, सॉरी क्या कहते हैं, मीट चौकी का,
उस चौराहे पे हाँ, खड़े बात होकर अपनी पिक्चरें बेच रहे थे। वहां भी तुमने हाँ बेची मैं कारें रोक कर। हाँ तो अब क्योंकि अब फ्लैट खत्म हो गए, वो 500 600 फ्लैट तो खत्म हो गए, तो हाँ, भैया ऑडियंस तो खत्म हो गई, अब क्या करोगे? तो रोड मैंने पे फिर जाके पर्चे बेचो। छपवाए, वो 1000 रुपए के पर्चे छपवाए, फिर मैं मिर्च चौक के सिग्नल पे खड़ा हो गया कि ये मेरी फिल्म है, ये मेरी फिल्म है, देखो देखो, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। लोगों के फोन आते थे कॉलेज के बाहर और मिर्च चौकी सिग्नल पे। फिर उसके बाद अपना जो मीठी बाई कॉलेज है वहां पे भी जाके पर्चे बांटे, लोगों के फोन आते थे, एंड यू आर वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ माइन। इसने मना कर दिया था, मैंने नहीं लिए थे तुम्हें 30 रुपए। हाँ तुमने किया था, और मुझे लगता था कि यार मतलब कैसे नहीं लिया, मतलब ये तो लेके रहेगा। और उसके और बाद तुम्हारा दिमाग जर्नी इतना ऐसे ही तेज था कि तुमने उतनी देर में, जितनी देर मैंने तुम्हें मना किया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तुमने अंदर देख लिया कि एक एडिटिंग सेटअप रखा हुआ एक है जिसमें एडिटिंग मैं अपनी सिस्टम रखा फिल्में हुआ है। ये तुमने देख लिया था मतलब उस टाइम पे। मतलब तुम्हारे साथ तो मैंने और बड़ा काम किया हाँ, कि सिर्फ 30 रुपए ही नहीं लिए, तुम्हारा घर भी कब्जा लिया। मेरा एडिटर भी ले लिया। एडिटर भी ले लिया, और मतलब भाई साहब फिर चाय भी बन रही है, फिर उसके अविनाश के उस टाइम पे 2 घर हुआ करते थे, कि इसका घर जिसमें इसका मन नहीं लगता था, और दूसरा मेरा घर जिसमें पड़ा रहता था पूरे टाइम। हाँ ये खाना मतलब खाने के लिए अपने घर जाता था उसको। तुम्हारा घर, मैं ये कहना चाहूंगा कि क्षितिज का घर वो घर था जहाँ पे वो बेसिकली एक ऐसी ऐसी डेन थी मेरे लिए, जहाँ पे मैं नई चीजें एक्सप्लोर करता था। फिर एक नया चुतियापे का आइडिया मैं तुम्हें बताता था, फिर तुम मुझे एक नया चुतियापे का आइडिया बताते थे। रोज एंड वी आर सुबह कीप ऑन। सुबह घंटी बजती थी या कुछ होता था, मैं नींद में दरवाजा खोलता था, एक दूध का पैकेट लेके अविनाश धानी अंदर आए, क्षितिज सुन एक आइडिया आया है, चाय बनाते हैं उसका डिस्कस करते हैं। और मैं नींद में हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्षितिज नींद में है क्या है। फिर चाय बनाई जा रही है, उसके बाद बातें की जा रही है। अच्छा टाइम था Oh वो भी। God, yeah. वो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टाइम अगर वो नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता जो आज है। हाँ, पिक्चर नहीं बनती, एमपी को हाँ, नहीं बनती। लोग कहते हैं ना कि नहीं पिक्चर नहीं बनाने कभी में नहीं। जैसे कि बस निकले उन्होंने फिल्म बनाना शुरू कर दिया, नहीं। लोगों को नहीं पता है कि पर पिक्चर बनाने से पहले हम लोग 3 महीने तक सिर्फ खाली बैठे थे, ना हमारे जेब में पैसे थे, ना हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ प्लान कर रहे कुछ थे, भी उस नहीं। जिंदगी की बातें करते थे, इधर उधर की बातें करते थे, पर पता नहीं क्यों उन बातों से ही कहीं ना कहीं वो फिल्म बननी शुरू हुई, और हमारे बीच का रेपो भी स्टैब्लिश हुआ, जो अंडरस्टैंडिंग थी हम राइट। दोनों की एक दूसरे को लेके। हाँ, तो तुम्हारी पहली शॉर्ट फिल्म कैसे बनाई और तुमने? तो यार वो शॉर्ट फिल्म जो थी वो अब ये मैंने क्या किया कि मैंने उल्टा काम किया। मैंने सब्सक्राइबर्स पहले बना लिए, फिल्म बाद में हाँ। बनाई। जो मैं अभी तक करता हूँ। हाँ, तो सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे कुछ 2200 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। अब अच्छा, सवाल ही था कि एक और चीज मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुमको। हाँ अविनाश जी। का ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तगड़ा है। अगर इसने हमारे जिस एरिया में लोग रहते थे किसी के हाथ में कैमरा देख लिया, तो वो अविनाश की नजर में आ गया। हाँ, अब उसको अविनाश पकड़ के शॉर्ट फिल्म बनवाएगा ही बनवाएगा। सो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीखने की, कि मतलब आप लोग ना नॉर्मली चीजें इग्नोर कर देते हो। अविनाश ने कभी कोई चीज इग्नोर नहीं करी। मेरे कमरे में एडिटिंग सेटअप देख लिया, उधर कैमरा देख लिया, इसके दिमाग में पिक्चर जन्म लेने लगी कि अच्छा कैमरे का जुगाड़ हो गया। अभी तक इसने मुझसे बात नहीं करी है, अभी तक इसने कैमरे वाले से बात नहीं करी है, पर इसके दिमाग में पिक्चर चलने लगी कि अरे मैं तो बात करके पटा ही दूंगा। तो दैट वाज हिज कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम, कि मतलब वो बना ले जाएगा और वो कन्विंस कर ले जाएगा। उसने कन्विंस कर लिया था, वो जो लड़का था जिसके पास कैमरा था, उसको तुमने दोस्त बना लिया था ना। वो फिर मेरे घर पे रहने लगा वो, क्योंकि वो अंधेरी में रहता था, उसको दिक्कत ही रहने की। मैंने कहा यार, मैंने देखा उसके पास एक मोनोपैड है, उसके पास एक कैमरा है और 4 लेंस है। मैंने कहा, और उसके पास एक डेल का सिस्टम था, मेरे पास छोटा सिस्टम था। तो क्योंकि मुझे डीवीडी राइट्स करनी थी, और इतना पैसा मेरे पास था नहीं कि मैं 3000 डीवीडी का पैसा दूं फिर वो राइट हो और वो उसके बाद मैं लोगों को बांटूं, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो उसी के लैपटॉप में फिर मैं न्यूरो नाम का एक वो सॉफ्टवेयर हुआ करता था, उससे मैं ब्लैंक डीवीडी को कॉपी करता था। और फिर जैसे 15-20 डीवीडी हो गई, तो उसके बाद फ्लैग कवर भी खुद ही बनाया था। वो 25 पैसे का 50 पैसे का वो आता था लीफ, जिसके अंदर डीवीडी डालते थे, तो वो खुद ही बनाया था। और उसके बाद फिर मैं, तो यहाँ से ये शुरू हुआ कि मैंने तुम्हारे घर में देख लिया था एडिटिंग सिस्टम, एंड देयर वाज अनदर सब्सक्राइबर जिसके घर में मैंने उसको नॉक किया, तो वो रॉकस्टार में काम कर रहा था साउंड में, एंड देयर वाज अ ह्यूज सेटअप अंदर। और आकाश आई गेस उसका नाम था, उसने बहुत सपोर्ट मुझे किया उस जमाने में। तो उसने कहा यार डूड, यार यू आर डूइंग वेरी 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 गुड जॉब एंड प्लीज कम इनसाइड। तो मुझे बिठाया उसने, और पसीने में तरपल था, तो उसने मुझे कहा कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा यार मैं फिल्में बना रहा हूँ, और क्या कहते हैं, मैं बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि
एक बड़ा सा केसियो है जिसपे बीजीएम बनता है और एक ऐसे बहुत सारे गैजेट्स वहां पे रखे हुए हैं, मैंड्रिन से लेके और सब कुछ रखा हुआ है। और तो मैंने कहा यार मैं आई मैक रखा हुआ फिल्म है, आई मैक रखा हुआ है, जो हमारे सपना जो ही था उसमें एक टाइम बहुत पे। बड़ी बहुत बड़ी चीज सपना था। था हम सबका कि यार काश एक आई मैक होता जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर डालते जिसमें एडिट करते हैं एफसीपी। तो वो रखा हुआ है, वो दो रखे हुए हैं। तो उसने बेचारे ने मुझे 30 रुपए दिए और मुझे कहा कि वो बड़ा इमोशनल हो गया मेरी जर्नी सुन के। उसने मुझे कहा कि अविनाश आपका बैकग्राउंड म्यूजिक कौन कर रहा है? मैंने कहा यार मुझे कुछ पता नहीं। तो उसने कहा कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक मैं कर दूंगा। एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मैं मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाला बंदा मिल गया। फिर एक डबिंग वाला बंदा मिल गया और ऐसे करके फिर कैमरा मिल गया था सुजीत का कैमरा था कैनन 550D। और कैनन तो खैर बहुत भगवान साबित हुआ है हम सबके लिए ऐसे फिल्म में। भगवान कैमरा है वो। और वो शब्द भी हम दोनों बोलते थे, भगवान कैमरा। भगवान कैमरा है वो, मतलब उस कैमरे ने जब मुझे मेरे जो डीओपी हैं हरीश नेगी, जब उन्होंने मुझे वो उनके कोई सीनियर थे वो कहीं जापान में गए थे और उन्होंने बताया कि एक कैमरा है, छोटा सा डिजिटल कैमरा है और उसका सेंसर जो 35 mm का है। तो मैंने बोला हरीश मतलब हम उससे कुछ भी शूट करेंगे तो मतलब बड़े पर्दे पे आएगा 35 पे? तो उसने कहा कि हाँ वो आएगा। और तुम्हें पता है कि फिर एम्फीगोरी बनाने के लिए उस कैमरे के लिए हमने कितनी जद्दोजहद और जिस दिन वो कैमरा मिला है और जिस दिन उस कैमरे के आगे मैं खड़ा होकर फिर तुमने मुझसे एक्टिंग करवाई है तो मुझे लगा कि मैं अब बन गया लियोनार्डो डिकैप्रियो। मुझे भी लगा कि अब बन गया मैं अनुराग कश्यप। तो वो बड़ी कमाल की जर्नी थी यार। फिर तो वो ऐसे करके वो शॉर्ट फिल्म बनी। तो उसमें एक बड़ी कमाल की चीज ये हुई क्षितिज कि ना मैं मिड चौक की सिग्नल पे खड़े होके एक बंदे को मैं ऐसे पर्चे बांट रहा था और एक स्कॉर्पियो आके रुकती है, उसमें एक बंदा था जिसकी गोल्ड की चेन उसने पहनी हुई थी। एंड मैं उसे बोलता हूँ सर ये मेरी फिल्म, ऐसे ब्ला 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 बोलता हूँ उसे। और वो दरवाजा खोलता मुझे कहता है गाड़ी के अंदर बैठ गया। तो मुझे कहता है ये ले 500 रुपए और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुझे दे दे। मैं डर गया, मैंने कहा नहीं सर वो 1 साल के लिए तो नहीं है, अभी कंपनी ने अभी शुरू किया है तो लेटर ऑन शुरू करेंगे। तो उसने कहा कि क्यों तुझे अपने धंधे पे विश्वास नहीं है? और ये मेरे दिमाग में क्लिक हो गया। मैंने कहा यार धंधे पे विश्वास तो होना चाहिए। और उसने कहा कि मैं तुम्हें 30 रुपए नहीं दूंगा क्योंकि अगर तुमने मेरे 30 रुपए खा गए तुम तो क्या करोगे, मैं तुम्हें कहाँ पकड़ूंगा। और मैंने कहा सर 30 रुपए मतलब 30 रुपए मांग रहा हूँ आप सर, एक काम करो मुझसे ले लो यार 100 रुपए। ईगो पे लग गई बात। तो बहुत स्मार्ट आदमी था। तो उसने मुझे कहा कि एक काम करो पहले फिल्म बना के लेके आओ, ये मेरा कार्ड है और फिल्म बना के लेके आना तब मैं तुम्हें 30 रुपए दूंगा। और उस चीज से मुझे एक नया किक मिली उस जगह से, एक नया जोश मिला। और मैंने फिर वो क्या कहते हैं फिल्म बनाई, उनके पास में लेके गया, फिर वो फिल्म दी, उन्होंने बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर मुझे 30 रुपए की जगह फिर मुझे उन्होंने 1000 रुपए दिए और मैं नहीं ले रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम लो। तो उन्होंने मुझे पूछा कि जब उन्होंने फिल्म देखी अगले दिन उन्होंने कॉल किया तो बोला कि यार ये फिल्म तुमने कितने में बनाई? और तो मैंने हिसाब लगाया ऑटो का खर्चा ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा सर ये 700-800 रुपए मैंने फिल्म बनाई है। तो बोला यार मुझसे 5000 रुपए ले ले, हिंदी फिल्म बना दे मेरे लिए। और यहाँ से वो प्रोड्यूसर वाला दिमाग जाग गया। मैंने कहा यार ये सही बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर चीजें होती गई, फिर मैं और शॉर्ट फिल्म बनाता गया, 2-3-4 महीने तक बनाता रहा। और फिर मेरी जिंदगी में एक महान इंसान तुम आए। और फिर मैं हालांकि हमने कोई शॉर्ट फिल्म बनाई तो मुझे तुमने बोला था शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए कि हम लोग बनाएंगे करेंगे, पर हम लोग बना नहीं पाए उसको क्योंकि सुजीत चला गया था कहीं और। नहीं पाए। उसका अब वो बेटर हुआ हमारे लिए, अगर शॉर्ट फिल्म बनाते तो शायद शॉर्ट फिल्म ही बनाते रह जाते हम दोनों, फीचर फिल्म नहीं बना पाते। वो जो किक था ना, वो जो हमारा वो जो कहानियां कुछ मेरे पास है कुछ तुम्हारे पास है, कुछ ऐसे ऐसे करे कर लेते हैं। फिर तुमने बोला कि मैं इसको सब कुछ जोड़ देता हूँ, फिर ऐसे ऐसे करे कुछ कर लेते हैं। और फिर मेरे को ये आइडिया आया था, मुझे याद है कि मैं बाथरूम में बैठा था तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर 10 जो कि जिम जासमूद की कॉफी एंड सिगरेट्स देखी थी मैंने जिसमें एंथोलॉजिकल स्टोरीज थी, तो मेरे को जब ये पहली बार आइडिया आया था मुझे लगा था मैं तुम्हें बताऊंगा ये आइडिया, तो तुम कहोगे क्या चुतियापे का आइडिया है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अविनाश की सबसे अच्छी बात ये है, वो ये है कि अगर मैं इसको दुनिया का सबसे चुतियापे का आइडिया बताऊंगा तो भी कहेगा चल क्षितिज करते हैं, जो चीज मैंने किसी और के अंदर नहीं देखी। लाइक मैं अभी भी लोगों से बात करता हूँ, अगर मैं किसी से कहता हूँ चलो फिल्म बनाते हैं तो किसी के अंदर वो ऑप्टिमिज्म नहीं दिखता है। जैसे हम लोग के टाइम पे उस टाइम में था ना, तो मैंने तुमसे कहा कि चलो फिल्म बनाते हैं, तो तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि अच्छा बनेगी कैसे, तुमने कहा चल बनाते हैं करके, तो चालू हो गया उसमें, चलो पिक्चर बनाना शुरू करते हैं उस टाइम पे। एंड वी बोथ डिडंट नो एनीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग, मतलब फिल्म मेकिंग हम लोग को पता थी, फिल्में करी थी, सब कुछ करा था, पर अपने से फिल्म हमने कभी, बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम पे उस चीज को करना, बड़ा टास्क था। but somehow we
started it without any money. हाँ, तो एम्फी गौरी का ट्रेलर हमने कैसे बनाया उसके बारे में भी कुछ बताओ। ट्रेलर एम्फी गौरी का वो एक बड़ी कमाल की जर्नी है, क्योंकि हमारे पास कोई डीओपी तो था नहीं, ना ही कोई एक्टर थे, ले दे के हम दोनों थे और हम दोनों को ही ट्रेलर बनाना, क्योंकि फिल्म बनाने की चूल जो थी वो हम दोनों के ज्यादा थी। हाँ। और तब ऐसा कोई होता नहीं था कि कोई और साथ में आ जाए। अच्छा, एक मिनट, ट्रेलर बनाने से पहले हमने पोस्टर बनाया था, और पोस्टर हमने कैसे बनाया था, मैं ये कहानी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सो रहा था कमरे में और अविनाश मेरे कमरे में खटखटाता है और आता है और मुझसे कहता उठ उठ सीधे पोस्टर बनाते। मैंने क्या बात करा, पागल हो गया, अभी कौन पोस्टर बनाएगा, तो हम ही दोनों एक्टर थे, हम ही दोनों वो थे, कैमरा कहाँ से आएगा, बाकी चीजें कहाँ से आएंगी। तो मैंने कहा ऐसे पचौरी करके, हाँ, तो तुमने मुझे क्या चाहिए तुम्हें सामान, तो मैंने कहा कैमरा चाहिए, कोट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कहता अच्छा रुक तू बैठ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तू पता नहीं निकल गया, आधे घंटे बाद आया, कैमरा भी तेरे साथ था, एक लौंडा तेरे साथ था, कोट तेरे पास थे, एंड देन हम लोग नीचे जाके पानी की टंकी में वो पोस्टर शूट कर रहे थे, और फिर हम वो पोस्टर शूट करके भी आए उस चीज को। तो दैट वाज फर्स्ट थिंग। उसके बाद तुमने उसे एडिट किया, और अच्छी बात उसमें ये हुई कि मतलब अच्छी बात भी थी और दुख वाली बात भी थी कि वो पोस्टर समहाउ तुमने एडिट किया, वो बड़ा अच्छा से बन गया, और जब उसका आउटपुट निकाला तो शायद हम एचडी नहीं निकाल पाए थे, ऐसा बहुत छोटा सा बना था। हाँ, वो मतलब A4 शीट के आसपास हम लोग को टेक्निकलिटीज इतनी पता नहीं थी, टेक्निकलिटीज पता नहीं थी हम लोग को। हाँ, वो तो जब हम लोग अच्छा बन गया, हाँ फोटोशॉप पे गए तो उससे बोला कि इसका बड़ा पोस्टर निकाल दो, तो उसने कहा इसका निकल ही नहीं सकता, ये तो इतनी छोटी फोटो है। अच्छा, यस राइट, तब हमें रियलाइज हुआ था कि यार वो बना नहीं। हाँ, तो कुछ हम लोग ट्रेलर की बात करते हैं कि ट्रेलर हम लोगों ने कैसे बनाया था। ट्रेलर क्षितिज क्या कहते हैं, तो उस जर्नी का जैसे वो एक कहावत है ना, अर्धनारीश्वर, तो हम वैसे ही थे। शिव के वो 2 अर्धनारीश्वर वाले पार्ट थे, तो हम लोगों ने वो बनाना शुरू किया। याद है पीपीटी, हमने एक पीपीटी बनाई थी, और बोरीवली से लेके, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बोरीवली से लेके बैंड्रा खार तक हम लोगों ने एक भी शॉप नहीं छोड़ी थी कि हम एक फिल्म बना रहे हैं जिस फिल्म का नाम है एम्फी गौरी, और कई जगह से हमें बहुत रिजेक्शन मिलते थे और कई जगह से लोग अप्रिशिएट भी करते थे कि फिर याद है जाते थे, दारू की दुकान तक में जाते थे, ब्लैकबेरी के पास गए थे। फिर मुझे याद है कि एक आई गेस किसी कोई ग्लेयर की दुकान थी जहाँ चश्मे वश्मे मिलते हैं, जीकेबी ऑप्टिकल्स। उसने कहा था कि आपके पास कोई वीडियो है, कोई ट्रेलर है, एंड मुझे याद है कि तूने और मैंने कहा था कि हाँ ट्रेलर तो है हमारे पास, और ट्रेलर जबकि हमारे पास था नहीं। और उसके बाद तुमने ट्रेलर के बारे में तुमने कुछ उसके नोट्स बनाए, और उसके बाद वो कि ऐसे कुछ सीक्वेंस में हम शूट करेंगे। हमारे पास कैमरा अवेलेबल था, वही सुजीत का, तुम्हारा दोस्त सुजीत का 550D कैमरा अवेलेबल था, और उस कैमरे पे हमने कुछ शॉट्स तो लिए, मगर उसके बाद फाइनली उस लड़के को साउथ जाना था। नहीं, उसके अलावा एक और प्रॉब्लम हुई थी। सुजीत जो था उसे कोई शॉट बताते थे तो बहुत जमात टिका के लेता था। हम लोग एक चाय का शॉट ले रहे थे तो वो 1 घंटा से चाय को कैमरा लगाने में से लगा दिया कि हम दोनों का सिर पकड़ लिया। कैमरा लगाएगा, और हम लोग के पास इतना समय था नहीं कि हम क्योंकि हम उससे वादा करके आए थे कि हमारे पास हमारे पास ट्रेलर है, और ट्रेलर जो है वो जल्दी आपके पास लेके आने 2-4 दिन में, और पैसे लेके जाएंगे आपसे। शूट खत्म होने के बाद भी फिर एक नया स्ट्रगल था कि कैसे हम लोग उसको एडिट करें, साउंड डिजाइन कैसे करें, कैसे हो। तो मुझे याद है कि वो फिर उसके बाद उसने कहा कि मुझे साउथ जाना है, फिर फाइनली अपना कैमरा सेटअप लेके चला गया था। एंड तुम्हारे पास एक बहुत छोटा सा कोई कैमरा था जिसमें इनबिल्ट एक लेंस लगा हुआ था, जो जूम जाम होता था, छोटा कॉम्पैक्ट सोनी का कैमरा था। सोनी का कैमरा था। उस पे फिर हमने फिर दोबारा से उस ट्रेलर को शूट करना शुरू किया। उसमें डिपार्टमेंट का ट्रेलर आया था, उसमें संजय दत्त का एक शॉट था जिसमें गन ऐसे ऐसे मूव कर रही थी, पीओवी शॉट था। तो तुमने आइडिया दिया था, तुमने मेरे हाथ में, तो मैंने कहा यार शॉट कैसे लिया होगा, तो तुमने क्या किया, मेरे जूते में से फीता निकाला, वो कैमरा मेरे हाथ में बांधा, तुम पता नहीं कहीं से बंदूक लेके आए, और हमने फिर वो शूट किया। तो पहला शॉट वो था जो हमने मेरे जूते की रस्सी को हाथ में बांध के कैमरे में वो एंगल शूट किया था, और तुम जमीन पे गिर रहे हो और मैं उसको कैमरा लगा रहा हूँ, और फिर वहां से एकदम सब लोग एक्साइटेड हो गए थे, अच्छा चलो ये भी शूट करते हैं, ये भी शूट करते हैं। हाँ, तुम्हारी गैलरी में, तुम्हारे फ्लोर की उसमें गैलरी में हमने शूट किया था वो। और याद है फिर वो फुटेज जब हमने देखा तो वो बड़ा ही मैजिकल निकल के आया कि हाँ यार ये तो बड़ा कुछ अच्छा हो रहा है। फिर उसके बाद जो पीछे हमारा एक पॉन्ड था, वो जो सदाबहार पॉन्ड है, वहां हम लोग गए थे, फिर वहां कुछ रैंडम शॉट्स लिए थे भागने के। फिर वो
तुम्हें शायद याद होगा, वो एक गाड़ी खड़ी थी, ओपन जीप खड़ी थी, मैं चुपचाप जाके उसमें बैठ गया था और तुम फिर कुछ ऐसे ट्रैक शॉट ले रहे हो। अच्छा, उसमें मेरा लेने का मन नहीं था, पर तू मुझे जबरदस्ती कर रहा था कि ले ले ले, कुछ ऐसा ले, कुछ ऐसा ले करके, तो मुझे उसमें शॉट समझ में नहीं आता। यू टोल्ड मी द शॉट। एक और चीज थी, उस टाइम तक ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को फिल्म में एक्टिंग करनी है, मैं सिर्फ डायरेक्टर था, अविनाश उस फिल्म में एक्टर था। पर हम लोग एक जगह पीछे पहुंचे कहीं पे, तो अविनाश मुझसे कहता, क्षितिज वहां खड़ा हो जा, मैं तेरा शॉट लेता हूँ। तो जो एमपी गोरी मेरा ओपनिंग शॉट है, वो तुमने ऐसे लिया था जबरदस्ती कि क्षितिज तू ऐसे खड़ा हो जा, राइट, वो शॉट लेता हूँ। सिगरेट वहां पे तुम खड़े थे तो बड़ा अच्छा पोस्टर लग रहा था, मैंने कहा ऐसे ट्रैक शॉट ले लेता हूँ, तो वो फिर ओपनिंग में भी काम आया, बड़ा अच्छा हो गया। तो वो जर्नी यार, वो जर्नी से बाद बहुत दिन बाद, बहुत सालों बाद वो जर्नी तुमने वापस से मुझे, मैं उस पीरियड में चला गया, वो जो हमने काम किया था और कैसे हम लोगों को कन्विंस करते थे, कैसे वो ट्रेलर जब उसको एडिट फिर हमने किया, वो वहाँ सही से नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास उस लेवल का कॉन्फ़िगरेशन की चीजें नहीं थी। फिर आई गेस हम थाने गए थे और वहाँ पे अक्षय के साथ, आई गेस अक्षय ने उसको जिसके बाद अपना मैक सेटअप था, मैक सेटअप था और फिर तुम्हें स्पेसिफिकली चाहिए था कि ब्लैक एंड व्हाइट में किताब जो बुक थी वो रेड दिखे। वो अपने आप में एक ड्राम था, वीएफएक्स का पार्ट था, कैसे किया जाएगा, एक्वायर कैसे होगा। तो यार इट वाज अ वेरी वेरी ट्रेमेंडस जर्नी। आई मीन वो चीजें होना बहुत जरूरी है एक फिल्म मेकर के लिए। और आई गेस कि तुम्हारा जो यूट्यूब चैनल है वो कई सारे लोग आपको फॉलो करते हैं जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक ऐसी चीज हो सकती है कि वो अपनी फिल्म बनाना शुरू कर सकते हैं, वो इनिशिएटिव। और सारी चीजें पता क्या है, जो डीप डाउन मुझे समझ में आया कि इनिशिएटिव लेने से चीजें बनती हैं, बजाय कि हम उसको ऐसा कर दें कि हमारे पास, तुम्हें याद होगा बहुत सारे लोग थे जो महाड़ा में मिलते थे कि मेरे पास रेड कैमरा पड़ा हुआ है। एक बार एक याद में किस्सा सुनाया था, एक लड़का था, उसने कहा मेरे पास रेड कैमरा पड़ा हुआ है, ऐसे बनती है फिल्में, ऐसे बनती है। और उसने मुझे बहुत सड़क पे एकदम गुस्सा कर दिया था। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे बनती है, हम तो बना रहे हैं। तो वो हाँ, एक और बंदे का तुमने मुझे बताया था जिसके तुम कमरे में गए थे, जिसको जब तुमने ये बोला कि मैं अपनी फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो उसने बोला कि ऐसे फिल्म नहीं बनती, देखो मेरे पास कितनी सारी स्क्रिप्टें पड़ी हुई हैं, ये पिक्चर ऐसे बनती है। डिस्ट्रीब्यूशन पता है तुम्हें? तो तुमने कहा मुझे नहीं पता डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अरे नहीं, उसके डैडी थे, वो बैठे हुए थे सामने। तो मैं जाता हूँ शाम को 7 बजे, मैं बोलता हूँ हेलो सर, माय नेम इज अविनाश धैनी, मैं फिल्म मेकर हूँ, ऐसे। एंड दैट पर्सन वो ऐसे मुझे स्टेयर कर रहा है, बस देख रहा है। और उसके बाद उसके हाथ में पर्चा उसकी वाइफ ने दे दिया था, उसका बेटा जो स्क्रिप्ट राइटर था, जो डायरेक्टर था, वो बाजू में बैठा था, मुझे दिखा नहीं। तो उसके फादर ने वो पर्चा पकड़ा और ऐसे बहुत हार्शली से मेरी तरफ फेंका कि ऐसे नहीं बनती हैं फिल्में। तो मैं डर गया, मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसका बेटा निकल के आया कि you know, I am a director, I am a script writer। और मैंने कहा अच्छा। तो he said कि you know, ये जो तुम कर रहे हो ये ऐसे नहीं बनती है फिल्म, ये देखो इधर आओ। और फिर मुझे अंदर बुलाया, मुझे चाय पिलाई उन लोगों ने, ब्रेन वॉश किया उन लोगों ने मेरा, चाय पिला के बेइज्जती करी। चाय पिला के बेइज्जती किए और बोला ये देखो स्क्रिप्ट है। तो मैंने देखी, मैंने कहा भाई आप मतलब बहुत बवाल आदमी हो, मतलब नो डाउट, मगर इनिशिएटिव कब लोगे, ये कब बनाओगे? तो कमाल की जर्नी थी यार, बहुत अच्छी जर्नी। चलो एमपी गौरी के बारे में तो मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूँ अपने चैनल में, मतलब पूरा फिल्म पूरी दिखाई मैंने, और एक एक सीन के बारे में बताइए कैसे हमने पिक्चर बनाई है, क्या क्या स्ट्रगल रहा है। एमपी गौरी एक ऐसा पार्ट है हमारी जिंदगी का। मुझे ऐसा लगता है, जो हम दोनों कहते थे हमेशा कि एमपी गौरी हमारी डिप्लोमा फिल्म है, डिप्लोमा जिससे हमने डिप्लोमा किया है। सब सीखा है फिल्म मेकिंग में, जो भी हो सकता है, जो फिल्म मेकिंग को छोड़ के शायद बहुत कुछ सीखा है। लोगों से कैसे डील करते हैं, लोग कैसे डिमोटिवेट करते हैं, उसके बाद आपको कैसे आगे बढ़ना है, अगर जेब में बिल्कुल ही पैसे नहीं है तब भी आपको कैसे शूट करना है। मुझे याद है ट्रेन में हम लोग थे, और ट्रेन में हम लोगों ने जो पिलो थे उसका रिफ्लेक्टर बना के शूट किया था, तुम्हारा जो शॉट था उसमें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों ने इस्तेमाल करी थी उसमें। सो बेसिकली एमपी गौरी से किसी को खास फायदा नहीं हुआ, सिवाय हम दोनों के कि हमने बहुत कुछ सीखा उसमें। और तुम्हें एक और हमारी जिंदगी बदल गई उससे, तुम्हारी खासतौर पे ज्यादा बदली बे। बताता हूँ कैसे। याद है तुमको कि हम लोग की पिक्चर का वो पोस्ट चल रहा था वहां पे एमपी गौरी का, और कोई एक प्रोड्यूसर आके बैठ गया था पीछे, एंड वो एक पिक्चर देख के कोई रोने लगा था तुम्हारी, और बाद में उसे तुम अपनी फिल्म में साइन किया, जो कि बाद में फेडरिक करके तुमने अपनी सेकंड फिल्म बनाई। फेडरिक, हाँ, तो तुम्हारी एक्टिंग बहुत पसंद आई थी। हाँ,
सो हाँ, एम्फी गौरी से फेड्रिक अविनाश को एक फायदा हुआ कि इसको एक फिल्म मिल गई थी। वो उन लोगों ने, उनको एक्टिंग अच्छी लगी थी, और फिर उसके बाद फेड्रिक हुई मेरी जिंदगी में। अगेन फिर फेड्रिक में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि जो मेरी फिल्म की मुख्य नायिका थी, एक्ट्रेस थी, उनका किडनी फेल हो गया था, तो हम बड़े परेशान हो गए इस बात से। तो उसका काफी फिर वो हमने सोचा था कि वो रिकवर कर जाएंगे, मगर काफी टाइम लगा उन्हें रिकवर होने में लगा। हाँ। अब भगवान की दया से बहुत अच्छी है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा काम कर रही है इंडस्ट्री में। तो उस समय काफी डिले हुआ, फेड्रिक हुई, फेड्रिक बनते बनते काफी समय लग गया, मेरे डायरेक्टर भी बहुत परेशान रहे इस बात से। पर उसके बाद क्षितिज काफी ऑफर मुझे आ रहे थे, क्योंकि फिल्म डिले हो रही थी। फेड्रिक एक बड़ी हिंदी फिल्म हो गई थी मेरे जीवन में। मेरे प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छा उसे पैसा लगाया था, और डायरेक्टर ने बनाई बहुत अच्छी फिल्म थी, बट वही हुआ कि टाइम बहुत लग रहा था। मुझे जो काम मिल रहा था वो मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कंटिन्यूटी में मैं था और चीजें हो रही थी। और उसके बाद फिर मुझे ये हुआ कि अविनाश को फिल्मों के ऑफर क्यों आ रहे थे वो मैं बताता हूँ, क्योंकि अविनाश की फिल्म फेड्रिक का बहुत अच्छा प्रेस रिलीज हुआ था, और उसमें काफी तुम्हें उस प्रेस रिलीज के बाद ही तुम्हें 2-3 शायद ऑफर आ गए थे, तुम्हें बाहर ही म्यूजिक लॉन्च जब हुआ था, तो उसके बाद काफी अच्छे ऑफर्स आए। मगर फिर पता क्या हुआ, फिर आप एक समझदारी पे आते हो कि जिस तरह का सिनेमा, जो रेगुलर सिनेमा जो बॉम्बे में बन रहा था, जिस तरह के स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रही थी, वो भी एक वजह थी फिल्में ना साइन करने की, कि वो वही घुमा फिरा के वही स्क्रिप्टें थी, वही कहानियां थी, वही मसाला था जो मैं शाहरुख खान साहब को देख चुका था, जो मैं अजय देवगन साहब को देख चुका था। वो घूम फिर के वही आ रहा था मेरे पास, और कुछ ऐसा नहीं आ रहा था जो वो जील से किया जाए। और काम ये जील वाला है, अगर जील नहीं है तो फिर मन नहीं, तो फिर काम नहीं हो पाएगा उस लेवल पे। तो देन आई रिकॉल माय फादर्स थिंग कि उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाई थी, क्योंकि वो मैंने कहा कि मैं आर्मी बैकग्राउंड था, और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत पे, जो 1962 के मार्टियर थे, और उन्होंने बहुत ब्रेवरी के साथ वो चाइनीज आर्मी से लड़े थे। और ऐसा मानते हैं कि उनकी जो सोल है, जो उनकी जो प्योरेस्ट सोल है, वो आज भी बॉर्डर पे कहीं ना कहीं खड़ी है हमारी रक्षा के लिए। यहाँ से पता नहीं क्या स्ट्राइक किया क्षितिज, मैं वन डे आई कॉल्ड टू माय फादर, और मैंने कहा कि यार मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। और क्योंकि इतने सालों में मेरे जो डैडी थे और मम्मी थी, वो समझ गए थे कि ये ऐसा काम है जिसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बनाओगे कैसे इसे फिल्म? और मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं कैसे बनाऊंगा, मगर मैं इसे बना रहा हूँ। और कहीं ना कहीं वो एम्फी गौरी का जो हमने जुगाड़ से चीजें करना शुरू किया था, कोई लोकेशन दिख गई, मुझे याद है कोई लोकेशन दिखती थी, कोई अच्छा होटल दिखता था, तुम तुरंत वहीं पे सीन लिखते थे, और फिर जाके हम लोग शूट कर लेते थे। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज जो थी, वो जो बेसिकली हम लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। मैं लिखता था, तुम जाके होटल के मैनेजर से बात करते थे, उसे पटा के लोकेशन लेके आ जाते थे। वो जो उसमें एक वो था, जिस कैफे में हमने शूट किया था, तुम बाहर सीन लिख रहे थे स्कूटी में बैठकर, मैं उसको वहां बैठा रहा था। सो वो जो इसीलिए एम्फी गौरी एक डिप्लोमा फिल्म थी। तो वो जो ट्रेनिंग हमने की थी, कहीं ना कहीं उसी चीज ने मुझे बूस्ट किया एक वॉर फिल्म बनाने के लिए। वॉर फिल्म बनाना एक वो इजी टास्क नहीं था। और क्षितिज, मैं जो तुम्हारे दर्शक हैं, मैं उन सबको भी कहना चाहता हूँ, जो बिगनर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स आगे बनना चाहते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि ना, कई बार परफेक्ट नहीं होना होता है। कई बार आपको लॉजिस्टिक पे नहीं जाना होता है, कई बार आपको लॉजिकल नहीं होना होता है, आपको इम्परफेक्ट होना होता है, आपको इलॉजिकल होना होता है, क्योंकि सपने इलॉजिकल होते हैं, तो उनका कोई लॉजिक नहीं होता। जब भी हम सोते हैं, सपने देखते हैं, तो बहुत इलॉजिकल सपने आते हैं, वहां से वहां पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, फिर ये हो गया, पंप फिर गया, वैसे बहुत सारी चीजें होती है सपनों में। तो मुझे सर, मैंने वही से समझा कि सपने जो है वो इलॉजिकल है, उसमें लॉजिक मत लगाओ, सिर्फ भागो उनके पीछे, उन्हें पाने के लिए। और उसी जील से मैं लग गया उस फिल्म को बनाने के लिए। पर ये एक क्वालिटी है तुम्हारे अंदर जो फिल्म में जसवंत सिंह रावत से नहीं थी, ये एम्फी गौरी के टाइम से थी। तुम्हें याद है मैं कितना नेगेटिव होता था हर चीज को लेके? जैसे तुमने मुझे, हम लोग बोलते थे, तुम्हें परेशान करता था मोस्टली कि कैमरा कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ आएंगे फिल्म बनाने से, और तुम मुझे उल्टा बोलते थे, तू टेंशन मत कर मैं लेके आऊंगा, तू टेंशन मत ले मैं लेके आऊंगा। लाते वाते हम लोग कुछ कहीं से नहीं थे, पर तुम एक होप देते थे मेरे को। तो पहले मैं बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई बार ना हम अपने रास्ते खुद ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं कि ये चीज कहाँ से होगी, भूल जाओ कहाँ से होगी। आप सिर्फ एक होप, एक बिलीफ लेके चलो कि वो हो जाएगा, कि आ जाएगा कैमरा। अब एम्फी गौरी में भी कैमरा आने का कोई जुगाड़ नहीं था। अविनाश रोड पे टहल रहा था,
और कहीं तो कुछ सामान लेने गया था और कोई से रास्ते में मिल गया और वो उससे बात करने लगा, वो उसके देहरादून का ही था और उसने उसको बोला कि मेरे पास एक कैमरा है, ऐसा ऐसा करके अविनाश उससे मिलने गया। फिर अविनाश भागता हुआ मेरे कमरे में आया, कह रहा क्षितिज कैमरे का जुगाड़ हो गया। तो कुछ दिन पहले उसने मुझे बोला था कि तुम टेंशन मतलब मैं कर दूंगा, उसको भी नहीं पता था वो जुगाड़ कहाँ से करेगा, पर वो अल्टीमेटली कर देता है जुगाड़। तो बेसिकली पहले आप बिलीव क्रिएट करते हो, अगर आपके पास बिलीफ ही नहीं है तो आपके साथ चीजें होंगी नहीं। तुम्हारे साथ मैंने हमेशा देखा है कि तुम हमेशा बिलीव क्रिएट करते हो पहले। और क्षितिज कैसा था कि ना, मैं इन टर्म्स ऑफ समथिंग ऐसा मुझे लगता है कि मैं आई रियली काउंट माई सेल्फ वेरी लकी, वेरी 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 लकी कि मेरे आसपास, जैसे मैंने कहा कि जब मैं देहरादून में था मुझे मेरे डायरेक्टर मिले अनुज जोशी, मुझे अभिषेक मेंदोला मिल गए, बॉम्बे आए तो फिर मुझे तुम मिल गए। और तुम, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ के आया था, मगर उसके बाद जो तुम्हारा सिनेमा को लेकर रिसर्च था, जो किताबों को लेकर रिसर्च था, जो मोटिवेशन को लेकर रिसर्च था कि कैसे हाउ यू गेट मोटिवेटेड, उस चीज को लेकर रिसर्च था। तो मैंने हमेशा ये किया है कि मैंने तुम सब लोगों की कुछ कुछ लाइनें पकड़ ली हैं और उसको आत्मसात कर लिया है। तुमने मुझे एक बार मैं तुमसे मिला था, तुमने मुझे कहा था कि अगर तुम कह रहे हो कि तुम एक फिल्म बना रहे हो, तुम राइफलमैन जसवंत सिंह रावत बना रहे हो और फिर तुम किसी और को बताते हो, फिर किसी और को बताते हो, तो इतने सारे लोग मान लेते हैं बिना वो लॉजिक लगाए कि आप के पास पैसा है कि नहीं है, आप बना ले जाओगे नहीं ले जाओगे, कैसे बना पाओगे, वो लॉजिक नहीं लगाते। वो बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, अविनाश ध्यानी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत नाम की कोई 72 आवर्स नाम की कोई फिल्म बना रहा है। और एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, और मैं हर आदमी से वही बोलता था। और जो तुम्ही ने मुझे बताया था कि धीरे धीरे उन सभी लोगों का एक बिलीव क्रिएट होता है, और अगर इफ देयर इज गॉड समवेयर, वो है हमारे मन के अंदर है, ऊपर कहीं है, जहां भी है, वो सारा बिलीव उसके पास जाता है कि अविनाश ध्यानी एक फिल्म बना रहा है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के ऊपर। इसको प्रोड्यूसर चाहिए और चीजें होने लगती, हाँ, और चीजें होने लगती है। और मुझे, मैं उस जर्नी के बारे में अगर कहूँ तो वो मुझे ना, तो जैसे मैं, अगर बहुत सारी ऑडियंस ये भी देख रही होगी, सुन रही है क्योंकि हमारी बात है, तो वो ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत इजीली ऑडिशन दे सकता था, जो बहुत इजी काम था, उसमें इतना पेशेंस भी नहीं चाहिए था, आप देते। और एक तरफ ये ऐसा काम करने लगे जहाँ पे हार्डकोर मेहनत थी, है ना, मगर उस काम में हमें बहुत मजा आता था। जब मैं जसवंत सिंह के प्रोसेस में था, मैं उस फिल्म को बना रहा था, उस फिल्म की एक एक चीज, मैं जब मुझे पहली बार राइफल मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर अब आ गया है और मैं बना ले जाऊंगा। और जब ऐसे होते होते जब मैं अपने उस फिल्म के सेट पे जब मैं पहुंचता हूँ और मैं देखता हूँ कि 700-800 राइफलें हैं और लाइन से लोग लगे हुए हैं, और क्या कहते हैं, तो आप देखते हो कि यार ये कब हुआ। और एक्चुअली मैं बताऊं सीधीज कि मैं उस ड्रीम के पीछे, मैंने कहा कि ड्रीम का कोई लॉजिक नहीं होता, आप सिर्फ उसके पीछे भागना होता है, वो आपको भगाता है, आपके पीछे, तो अपने पीछे भगाता है ड्रीम, और आप भागते हो, फिर एक चीज मिलती है, फिर दूसरी चीज मिलती है, फिर तीसरी चीज मिलती है, और फिर एक बैग, आपके पास एक बैग होता है इनविजिबल, जिसका वो डालते जाते हो, और एक दिन आप अपने सेट पे पहुंच जाते हो जहां पे 750 लोगों का क्रू है, एंड यू कांट बिलीव, आप देखते हो कि ये किसने बुलाए। और ये सारे मेरी बात सुन रहे हैं। हाँ, और ये सब सुन रहे हैं, और मतलब फिर आपको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, टीम आपको इतनी कमाल की मिल जाती है। और क्षितिज, यू वॉन्ट बिलीव, 72 आवर्स में बॉम्बे का कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं था। उस पूरी फिल्म में देहरादून के लड़के थे जो एक्टर बनना चाहते थे, और मैं एक चीज मैं करता था, जो इंटेलिजेंटली प्ले करता था। मैंने देखा कि वहां पे, क्योंकि मुझे जसवंत सिंह जैसी फिल्म बनानी है, उसमें बड़ा कैनवास चाहिए, बहुत सारा क्राउड चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, एक्टर चाहिए। तो मैंने ऑडिशन लिया और मैंने मेरे असिस्टेंट को कहा, सबको मैसेज लिखो कि यू ऑल आर शॉर्टलिस्टेड। और सारे लोग आ गए अगले दिन, ऑल आर शॉर्टलिस्टेड। तो क्षितिज, मैंने ये बात, मैंने मैं ऐसे लेता हूँ कि मैं कभी किसी एक्टर को निकालता नहीं, मैं किसी को जज नहीं करता हूँ कि वो अच्छा एक्टर है या खराब एक्टर है। लोग ऐसा कहते हैं, जो हमें आज तक फिलोसफी दी गई है कि आपके घर में कुछ भी हो रहा हो, आप कितने भी परेशान हो, मगर इन फ्रंट ऑफ कैमरा आपको बहुत भौकाल एक्टिंग करनी होती है। ऐसा नहीं, आपकी जो पर्सनल जिंदगी है, भाई आप 30 रुपए किसी से उधार मांग के लेके गए हो, आपने 10 दिन से खाना नहीं खाया ठीक से, आप हाउ यू परफॉर्म वेल, यू कांट। तो मैं कभी जज नहीं करता हूँ,
क्योंकि मुझे मेरे पुराने दिन याद रहते हैं, मैं किसी को जज नहीं करता, तो मैं सबको भूखे पे टेस्टिंग नहीं होती। हाँ, तो मुझे मेरे असिस्टेंट ने पूछा कि सर आप सबको शॉर्टलिस्ट कर देते हो? मैंने कहा हु एम आई, मैं कौन होता हूँ किसी को निकालने वाला? जो निकलेगा अपने आप निकलेगा। तो होता क्या है क्षितिज कि मैंने अगर 500 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके मैसेज भेजा कि 500 ही लोग ऑडिशन देने आए थे, और 500 ही लोगों को मैंने मैसेज भेजा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस फिल्म, ठीक है, आते हैं 400 लोग। 100 लोगों ने अपने आप ही मना कर दिया आने से, उन्होंने अपने आप ही अपॉर्चुनिटी नहीं ली, राइट? उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं खुद अपने ऐसे कई लोगों से बात करता हूँ, सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग हैं, उनको से बात करता हूँ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली उनको बोला कि चलो एक फिल्म बनाते हैं, उनको यकीन ही नहीं आता कि वो फिल्म बना सकते हैं। उनको खुद से यकीन नहीं आता, नहीं आता। मतलब दिस इज समथिंग इवन आई एम टेलिंग इट कि मतलब मैंने 2 फिल्में बना ली हैं, उसके बाद में उनको बता रहा हूँ कि मैं हेल्प करता हूँ फिल्म बनाने के लिए, इवन देन दे कांट बिलीव इट। तो बेसिकली तुम्हारा प्रोसेस बिल्कुल सही है। जो अननेसेसरी एलिमेंट्स है ना, वो अपने आप को खुद ही एलिमिनेट कर लेते हैं, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम शॉर्टलिस्ट कर भी लोगे और जो फिल्म में नहीं रह सकते, क्योंकि फिल्म बनाने का प्रोसेस ना बहुत डिफिकल्ट है। 5 दिन बाद ना सब लोग बोर हो जाते हैं, 5 दिन बाद सब लोग भाई चुतिया चल रहा है, निकलो यहाँ से। That happens। तो अभी तुमने बोला ना 400 लोग, अभी मुझे पता है तुम आगे ये बताओगे कि आगे 200 लोग और गायब हो गए, ऐसे ही हुआ होगा। क्योंकि मुझे रिहर्सल करनी थी। हाँ, मैं वॉर फिल्म बिना रिहर्सल के नहीं बना सकता था। हाँ, और रिहर्सल जब मैंने एक्टर लोगों को बुलाया रिहर्सल के लिए, तो रिहर्सल में तो 350 लोग आए। फिर जब उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू हुआ, क्योंकि फिल्म कॉम्बैट के ऊपर थी, वॉर थी, फाइटिंग थी, तो वो सारी चीजें हमें करनी थी। तो 2-3 दिन की रिहर्सल के बाद और 100 लोग गायब हो गए, और फाइनल जब हम फिल्म को मैं फ्लोर पे लेके गया, उसमें उस प्रोसेस में लगभग 4 से 5 महीने लगे। तो जो टीम थी वो बची तो 70 लोगों की, 70-80 लोगों की। तो वो लोग बचे, और उन्हीं में से वही लोग थे जो असिस्टेंट भी बने बाद में। उसमें साहिल था, प्रशांत था, रितिका थी, सूरज था, मुझे विविडली याद है वो सारे लोग, विनय था, एक लड़का है छोटा सूरज, वो था। तो वो लोग रुके रहे। उन लोगों में फिर क्लैप कैसे देते हैं, कंटिन्यूटी शीट कैसे लिखी जाती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, सब मैं उनको बताता गया। वो ट्रेंड हो गए, ज़ील उनके अंदर थी। ये वही लोग थे जिनके अंदर ज़ील थी, रहता वही है जिसके अंदर ज़ील होती है। तो वैसे आपने फिल्म शुरू की, और उसके बाद देखते और होता क्या है कि आपको मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी काम पे निकलते हो ना, तो जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे कई लोगों ने कहा कि वॉर फिल्म कैसे बनाओगे? तो मैंने कहा बहुत सिंपल जवाब, जैसे बनती है वैसे बनाऊंगा। है ना? अब जब मैं उस 7,500 फीट की ऊंचाई पे था, वहां बर्फ पड़ गई, जब हम उसके ट्रेंचर बनाने गए थे, ट्रेंचर बनाने थे और वो सब चीजें करनी थी। तो हुआ ये कि बर्फ पड़ गई, तो लेबरों ने आना मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते, क्योंकि हवा चलती थी बहुत तेज, और कैसे अब ट्रेंचर बनेगा। और उसके ठीक 12 दिन के बाद मुझे शूट ऑन करना था। क्षितिज, यू वॉन्ट बिलीव, जब आप एक बिलीव के साथ चलते हो, फेथ के साथ चलते हो, तो आपके जो बाकी के जो लोग हैं, जो आपके असिस्टेंट्स हैं, जो मैंने बताया कि कैसे शॉर्टलिस्ट हुए थे, वो सारे के सारे वही एक्टर थे, वही असिस्टेंट थे, और ऐसे बहुत सारे लोग। तो मैं उन्हें बोलता हूँ, ये है बेलचा और ये है फावड़ा, और हम ट्रेंचर बनाएंगे। और वो कहते हैं बनाते हैं। मेरे पास वीडियोस हैं उसके पड़े हुए, मैं कई बार बहुत देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऊपर एक हमारे सज्जन थे, डायलॉग राइटर हैं ऋषि राज भट्ट, वो क्योंकि वो थोड़े से कमजोर हैं, वो हमें मोटिवेट करते थे, और वो वहां से कमेंट्री देते थे, कभी पंजाबी में, कभी बिहारी में, कभी कैसे करके, और हम लोग ट्रेंचर खोद रहे हैं, और 75 फीट लंबा ट्रेंचर खोदते हैं, और ऐसे 6 ट्रेंचर थे उस 7,000 फीट की ऊंचाई पे, वो हम खोद डालते हैं, और उसके बाद बोरियां मंगाई जाती हैं, बोरे में उसमें वो मिट्टी भरते हैं, उसको स्प्रे से ग्रीन करते हैं, और आपका वॉर बैटल तैयार हो जाता है। कोई पिक्चर देखेगा तो सोचेगा कि अरे अविनाश धानी कहीं बैठे होंगे अपने सोफे पे, स्पॉट वालों को, प्रोडक्शन वालों को बुलाया होगा, उन्होंने ये सब किया होगा, पर एक्चुअली फिल्म का आर्ट डायरेक्शन, स्पॉट वाला काम भी सब अविनाश धानी ने किया है, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने। मैं यहाँ पे आई मस्ट रिकमेंड
एंड मेंशन माय पीपल नेम, जो मेरे असिस्टेंट्स हैं, उनके बिना नहीं हो सकता था। किसी ने मतलब मैं उन्हें हाँ, मैं उन्हें कहता था कि मैं उन्हें मतलब बेलचा फावड़ा आप भी खुद उठाते हो, मगर आप उन्हें कहते हो, आप फीता लेके जाते हो, और मैं तो पूरा ग्राउंड बनाने वाला था, ट्रेनिंग ग्राउंड, क्योंकि मुझे लैंसडाउन एक जगह है जो आर्मी एमओडी से वहां परमिशन मिलती है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से, वो उसकी परमिशन किसी कारण से नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे मालूम था कि इतना बड़ा क्रूज शिफ्ट करना कहीं और नियर टू इम्पॉसिबल है। तो मैं सोचता हूँ कि एक काम करते हैं, एक ग्राउंड बनाते हैं पहाड़ पे फौजी ग्राउंड, और मैं फीता लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ वहां जाओ, पकड़ो उधर पे, तो वो पूरा जो फीता होता है वो 110 मीटर लंबा होता है, मुझे आज भी याद है, उससे लंबा वो होता नहीं है। तो और वो कुछ ऐसा स्लाइड में है कुछ पहाड़, और मैं उसे बोलता हूँ कि खोद लोगे, और सब बोलते हैं हाँ खोद लेंगे फिर जो ट्रेनिंग एरिया में तुमने, अगर जसवंत सिंह में जो बैरिक्स बनी हुई है, वो बैरिक्स खुद बनाई, टीन शेड हम लेके उठा के लेके आते थे रात को, आधी रात को वीडियो दिखाया था जिसमें तुम लोग के टेंट बने हुए थे, इसमें तुम लोग रहते थे, और टीन शेड पड़े हुए थे, खुद के बाथरूम तुम लोगों ने बनवाए थे वहां पे, और तुमने जो मुझे वीडियो भेजा था उसमें बहुत तेज आंधी आ रही थी, और बारिश हो रही थी मेरे लगा पे, और इतनी तेज हवा चल रही थी कि टीन के शेड हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। मतलब तुम्हारी सारी मेहनत जितनी तुम लोगों ने करी थी, एक दिन में सब सफा हो गई थी। क्योंकि क्षितिज होता क्या था कि देखो आप, वो तो बड़े वाले लेबर, मगर उतने एक्सपर्ट लेबर नहीं हो ना, आपको पता नहीं कि निडल कैसे ठोकनी है, वो कैसे क्या होगा। तो वो आप पहले तो उस जो टीन है उसको छेद करना है, फिर उसके बाद लकड़ी पे छेद करके उसको फिट करना है, तो आपको पता ही नहीं कि वो एक गरारी जैसी भी आती है जो उसमें फिक्स करनी पड़ती है पहले से ही। तो वो करते हो फिर एक बार उड़ता है, 2 बार उड़ता है, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है, डिमोटिवेशन भी होता है, टीम डिमोटिवेट हो जाती है उससे, अरे इतनी मेहनत करी थी। और आप डिमोटिवेट हो नहीं सकते खुद से, आप नहीं हो सकते। मुझे एक दिन का याद है कि कल मेरी पूरी यूनिट आने वाली है उस 7000 फीट की ऊंचाई पे, जो सड़क से कुछ लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर वो जगह है जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ फिल्म को। और मेरे प्रोडक्शन मैनेजर अगेन वही विजय शर्मा जी, जो स्वप्न फिल्म थे, जो मेरे बॉस के साथ थे, वो लाइन प्रोड्यूसर थे। तो वो मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि पानी नहीं चढ़ रहा है ऊपर, और कल पूरी यूनिट आने वाली 750 लोगों की, और अब मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में बैठूं, मैं अपने उस जोन में जाऊं कि मैं अकेले चुपचाप बैठ के मनन करूं कि मैं कल क्या शॉट लूंगा। आई एम वरी कि पानी कैसे चढ़ेगा इतनी ऊपर और फिर कैसे करके वो पानी हम चढ़ाते हैं, क्योंकि इतना हजारों कंधे पे ले लेके, और फिर मोटर लगाते हैं जिगजैग में कि ऐसे करके पानी चढ़ जाएगा, सारी मैथ्स लगा देते हैं, सारी फिजिक्स लगा देते हैं, वो पानी चढ़ता नहीं है। और फिर आधे रास्ते तक वो पानी समहाउ चढ़ता है, और वहां से मैं, मेरे असिस्टेंट्स, मेरा प्रोडक्शन वाले, मेरे एसोसिएट डायरेक्टर राजेश जोशी, हम सभी लोग वहां से, वो गैलन थे, 20-20 लीटर के गैलन थे, उनमें पानी भर के टंकियों में डाल रहे थे कि कल, क्योंकि लोगों को सुबह फ्रेश होना होगा, लोगों को नहाना होगा, उनके आगे आप बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि बेटी की शादी है आपकी तो फिल्म बनाना बेटी की शादी है, बेटी की शादी है मतलब। और बट यू नो I really enjoyed the process, जिस तरह से फिल्में बनती हैं, हम जिस तरह से फिल्म बनाते हैं। और मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस को ना, इसका मजा लेना बड़ा जरूरी है। जैसे अभी मैं हर्षल लाइफलाइन, अभी जो मेरी अपकमिंग फिल्म्स हैं, तो अब चीजें वैसी नहीं है, चीजें बहुत अच्छी हैं। जसवंत सिंह से चीजें बहुत अच्छी हो गई थी, आपके पास प्रॉपर फाइनेंस भी होता है, अच्छा फाइनेंस होता है। अब मैं लाइफलाइन करने गया तो कई बार क्या होता है कि फाइनेंस भी काम नहीं करता, आपके पास पैसा अगर है तो भी वो काम नहीं करता। अभी मैं हर्षल, एक जगह है क्षितिज यहाँ पे, तो वहां से एक वैली है, कुछ 16 किलोमीटर का ट्रैक है। मैं कभी नहीं गया था उस ट्रैक पे, अभी कुछ 10-20 दिन पहले की बात है। वहां पे वो नियर टू ग्लेशियर वो जगह है। और क्योंकि मेरी फिल्म जो है वो लाइफलाइन, वो लॉस्ट 2 लोगों की कहानी है, तो कुछ वैसी जगह पे शूट होनी थी। और वहां पे खच्चर जो घोड़े होते हैं वो नहीं जा सकते, क्योंकि वो रास्ता बड़ा वैसा है, डेंजरस है। तो मैं, मेरी टीम और मैं उन्हें फिर से तैयार करता हूँ कि हम इस पहाड़ के पीछे जाना है,
हाँ, तो उन्हें ये नहीं पता था मैं कि क्या कहते हैं वो पहाड़ कितना दूर है यहाँ से, वो लगता बड़ा नजदीक है। और ट्राइपॉड लेके, रोनिंग भी लेके जाना है क्योंकि आपको सारे शॉट्स एक्वायर करने हैं, ठीक है। मेरा बस चलता तो मैं जिमी जिप भी लेके जाता, ठीक है। और मेरे जो एसोसिएट डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि बाबा मैं ट्राइपॉड पकड़ लेता हूँ, ट्राइपॉड भारी होता है क्योंकि रेड का, तो ट्राइपॉड भी उन्होंने ले लिया, बांध दिया ऐसे करके। और फिर हम चलना शुरू करते हैं और हमारे साथ एक हमारे लोकल लाइन प्रोड्यूसर थे वहां के, वो साथ में जा रहे हैं और मैं उनसे चुपचाप से पूछता हूँ कि यार ये कितनी दूर है ग्लेशियर। तो वो कहता है, ये बात मैं उससे पूछता हूँ 2 घंटे के बाद, और वो मुझे कहते हैं जितना अभी आए हो इससे और 3 गुना है। इतनी कुछ नहीं मेहनत कर करने के बाद सकते, आदमी शूट क्या करेगा? आप शूट क्या, और आप वहां गए हो तो आपको लगा था कि भाई वो नजदीक में है तो सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे, और आप सिर्फ गिन के 5 टेंट लेके गए थे। मैंने इंटेलिजेंट काम ये किया था क्योंकि डायरेक्टर भाई बाप वही होता है, उसे चुपचाप से मेरा एक बैग था उसमें मैंने बहुत सारी मैगी वैगी भर ली थी, कि क्योंकि मैं इस विचार से गया था कि मैं रात को रुकूंगा। और मेरा डीओपी वो चलते जा रहे हैं, चल रहे हैं और फिर फाइनली ये हो गया कि 3 घंटे तक मतलब, और वो मतलब, तो मैं उनसे मेरी टीम वालों ने पूछा कि चढ़ाई कैसी है, मतलब ये जो हम जिस पे जा रहे हैं ये इतना ही हैवी है क्या? नहीं बोला, ये सिर्फ 35 डिग्री एंगल पे है चढ़ाई, बहुत इजीली हम चढ़ जाएंगे। और क्षितिज जैसे जैसे हम चढ़ना शुरू करते हैं उस पे वो चढ़ाई कुछ 90 डिग्री होने शुरू होती है, फिर 120 कैसे करके चढ़ाई हो जाती है। एंड इट वाज वेरी पैथेटिक, लोगों की हालतें खराब हो गई। मेरी जो फिल्म की हीरोइन थी वो बेचारी मुझसे पूछती है कि सर अभी और कितना दूर जाना होगा, वहां फिर परफॉर्म करेंगे आज? मैंने कहा यस, आज ही करेंगे। तो आप जाते हो और लगभग 5.5-6 घंटे में आप वहां पहुंचते हो। एज अ डायरेक्टर ना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगता है ये भी रहती है कि आपकी कितनी भी फटी हुई है आप दिखा नहीं सकते, आपको हमेशा मोटिवेटेड जोन में रहना पड़ता है, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है सबसे ज्यादा। मतलब अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो क्रू में जो डिमोटिवेशन होगा उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, आप अंदर से कितना डिप्रेस फील कर रहे हो, दिखा नहीं सकते, आप डिप्रेस फील कर रहे हो। और सिर्फ दूसरा मतलब आप खुद बैठना चाहते हो एज ए ह्यूमन, आप थक गए हो। हाँ, मगर आप बैठोगे तो लोग बैठेंगे, सब बैठ जाएंगे, तो आप खड़े खड़े ही आराम करते हो। तो मैं सबको बोलता हूँ कि एक काम करो, काउंटिंग करते हुए चलो कि हम कितने स्टेप हमने चले हैं, ठीक है। और फिर सब लोग, क्योंकि उनको आप ध्यान भटका रहे हो कहीं ना कहीं कि कैसे ना कैसे करके मेरा क्रू वहां पहुंचे। सॉरी। और एक बंदा सारे स्टेप काउंट करता है तो लगभग 36,000 के आसपास, 40,000 के आसपास वो स्टेप थे अप्रॉक्स, जो सब लोगों ने चले। और उसके बाद वहां पे क्योंकि गैस सिलेंडर लेके नहीं जा सकते थे, पोर्टल नहीं था आपके पास, बरसात का समय है इस समय, आजकल पहाड़ों में वैसे ही थोड़ा रिस्की माहौल होता है। तो मेरे सीनियर लाइन प्रोड्यूसर हैं रविंद्र भट्ट जी, तो वो मुझे कहने लगे कि अविनाश आज ही निकलेंगे ना यहाँ से? मैंने कहा सर आज देखते हैं, करते हैं। और क्योंकि वो बड़े हैं, वो आपसे बड़े हैं, उनको केयर है कि भाई कैसे, यहाँ पे शेल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। और क्षितिज जब मैं वहां पहुंचता हूँ लाइफलाइन के शूट के लिए, मैं खुद बहुत थक गया था। और क्योंकि सिलेंडर नहीं है तो आपको चूल्हा, फिर जो विजय शर्मा जी हैं वो चूल्हा लगाते हैं, फिर वो चूल्हा लगना शुरू होता है, फिर खाना बनना शुरू होता है, और सबसे ज्यादा भूख आपको लगी मगर आप खा नहीं सकते। ये ना। और क्या कहते हैं, फिर मैं देखता हूँ, मैं अराउंड देखता हूँ, जब चारों तरफ देखता हूँ क्षितिज, फॉल्स गिर रहे हैं और ग्लेशियर है सामने, और क्या क्या तो दिख रहा था आपको, इतने सारे हिरन दिख रहे हैं और ये सब दिख रहा है। तो फिर वो जो आपकी ज़ील जो है ना एक फिल्म मेकर की, एक एक्टर की, कि अब मैं यहाँ परफॉर्म करूंगा और ये सब कुछ बैकग्राउंड में आएगा, यू नो, वो सब कुछ भुला देता है। फिर आपकी भूख, आपकी प्यास, फिर आप उन्हें, अपनी टीम को झूठ कहते हो कि एक वो लगाओ, एक घर बनाओ यहाँ पे लकड़ी का और घास फूस का अरेंज करो, क्योंकि यहाँ पे एक सेट है, एक शूट करना है मुझे, जबकि आप वो इसलिए लगवा रहे हो क्योंकि रात को आप वहां रुक सको। ये जर्नी ऐसी है फिल्म मेकिंग, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड हमने बहुत सारा, एक जो महेश भट्ट करके महानुभाव है उनसे भी सीखा है। महेश भट्ट वो फिल्म डायरेक्टर नहीं, हमारे देहरादून के लोकल फिल्म डायरेक्टर हैं,
जो बहुत ही महान है, उनसे हम दोनों ने काफी कुछ सीखा है, खासतौर पे हिंदी बोलना, बहुत शुद्ध हिंदी हाँ। बोलते हो। अविनाश की एक और बहुत अच्छी चीज है, किसी भी आदमी की बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेता है ये। एक बार मिलेगा उसके बाद उसकी मिमिक्री चालू कर देगा। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड एक्टर। चलो अच्छा है। सो अभी नेक्स्ट क्या पिक्चर बना रहे हो अपनी तुम? क्षितिज, अभी 3 फिल्में हैं जिन पे काम चल रहा है। वन इज सौम्या गणेश। सौम्या गणेश ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उसमें बहुत सारे एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एडिटर भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म लाइन से जुड़ना चाहते हैं। और मुझे पता है कि मैं उनको बताता हूँ बहुत सारी चीजें, पर मुझे पता है कि मुंबई में जाके काम ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इसलिए मैं तुम बता रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि अगर वो तुमसे कभी कॉन्टेक्ट करें तो तुम्हारे पास कुछ हो तो उनके लिए भी देख लेना कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए। जरूर क्षितिज, मैं अभी फिल्में 3 फिल्में हैं। सौम्या गणेश ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, उसका पैचवर्क बचा हुआ है। सौम्या गणेश पूरी फिल्म मैंने ऋषिकेश में शूट की है। देन अभी क्योंकि लॉकडाउन रहा तो मुझे था कि यार लॉकडाउन में अब क्या करें, क्योंकि वो काफी लंबा चल गया। तो एक स्क्रिप्ट लिखी मैंने, हॉरर फिल्म लिखी, और फिर फिल्म का नाम है अमंगल। अमंगल 70% खत्म हो चुकी है। और लाइफलाइन, जिसका भी मैं किस्सा आपको सुना रहा था, तो लाइफलाइन का भी मैं फर्स्ट शेड्यूल करके आया हूँ। तो अभी एक बड़े शेड्यूल के लिए दोबारा जाना है, सेम जगह पे, उससे भी आगे जाएंगे इस बार, क्योंकि वो बहुत ट्रैवलिंग के ऊपर फिल्म है और उस तरह की फिल्म है। तो ये 3 फिल्में हैं, और ये 2 फिल्में ओटीटी के लिए हैं, और एक फिल्म जो सौम्य गणेश है वो उसको, क्योंकि वो बहुत ह्यूज फिल्म है, तो उसको फिर वैसे मैसिवली पैन इंडिया रिलीज करेंगे फिल्म को, जब सब ठीक हो जाएगी, मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। अब कुछ मोटिवेटिंग बात बोल दो यार, मेरे सब्सक्राइबर्स को बड़े डिमोटिवेटेड से रहते हैं लड़के, ये पिक्चर कैसे बनाएंगे, मुंबई में करियर कैसे बनेगा, कैसे अपना जिंदगी बनाएंगे, या फिल्म लाइन में जाना है, क्या करें उसके लिए। तो उसके लिए कुछ मोटिवेटिंग अच्छी बातें बता दो उनको। देखो, मोटिवेशन, ये जो मोटिवेशन है ये विद इन है, ये अपने आप से आता है। मैंने अगेन कहा कि अपने सपनों पे भरोसा रखो। स्ट्रगल जो है, वो जो द्वंद है, जीवन का जो उतार चढ़ाव है, वो चलते रहेंगे, वो अप डाउन होंगे, कभी नीचे होंगे, कभी आप तलहटी पे चलोगे, कभी आप पहाड़ों की चोटियों पे चलोगे, ऐसा होता है, वो होगा, हमेशा होगा। अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो या एक्टर बनना चाहते हो, जिस भी प्रदेश में आप हो, जिस भी शहर में आप हो, आप वहां सिनेमा है, बशर्ते उसे सीखना होगा, उसे समझना होगा। यूट्यूब आजकल, गूगल जो है, अगर आप इंडस्ट्री की बात करो तो आपके पास, हर आदमी के पास एंड्रॉइड फोन और 4G कनेक्शन है। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है क्षितिज श्रीवास्तव। क्षितिज ने पता नहीं कितनी सारी किताबें इंटरनेट से निकाल के कौन साइटेड ढूंढ के, आपके अंदर अगेन वो ज़ील होनी चाहिए। आप क्षितिज के पास लाइटिंग की बुक्स, पता नहीं कितनी तो लाइटिंग की किताबें रखी हुई थी। तो मैं उससे पूछता था कि भाई कहाँ से निकाली, तो बोलते इंटरनेट से निकाली। तो मैं इतना अवेयर नहीं था इंटरनेट को लेके और डायरेक्शन को लेके, लगातार इंटरनेट पर पढ़ता रहता था, और वहीं से मुझे ये समझ में आया कि मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया था, और क्षितिज कहीं ना कहीं जो नॉलेज एक्वायर करके आए थे इंटरनेट से, कि जो सब चीज सीख के आए थे, वो सब सारी चीजें फिर बाद में असिस्ट भी करते रहे बॉम्बे में। तो अच्छी बात ये है हमारे लिए, हमारे आज के यूथ के लिए, कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बशर्ते कि आप खंगालना सीखो। आप क्या क्लिक करते हो, क्या टाइप करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं अगर कहूँ कि मैं अभी ट्रेंडिंग में क्या है, क्या सर्फ करूं, चॉइस आपकी है, दिमाग आपका है, ड्रीम्स आपके हैं, आपको चूज करना है कि आपको क्या चाहिए, क्या सीख करना है। क्षितिज मुझे हमेशा ये सारी बातें कहने में क्षितिज ने मुझे बताई थी कि अविनाश, गूगल पे आप वो देगा गूगल जो आपको चाहिए, बशर्ते आप मांगने वाले बनो। तो मैंने वहीं से, ये जो इंटरनेट, मैं बहुत वीक था इन सब चीजों में, टेक्नोलॉजी में बहुत वीक था मैं, वो कहीं ना कहीं क्षितिज से वो चीज आई, और उसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी वैसे ही किया। मैं फाइनल ड्राफ्ट मुझे नहीं पता था, तो क्षितिज ने मुझे बताया कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो फाइनल ड्राफ्ट है, और मैंने सर्च किया, निकाला, फिर सीखा, जैसे जैसे सीखा, खराब सीखा, सही सीखा, मगर वो सीखा। और तो आप लोगों के लिए, आप जिस भी शहर में हैं वहाँ सिनेमा है, सिनेमा की जो टेक्निकलिटीज डाली, आप गूगल पे डालेंगे कि हाउ टू लर्न, हाउ टू डायरेक्ट अ फिल्म, हाउ टू डायरेक्ट अ शॉर्ट फिल्म। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, मेक योर ओन ब्लडी हिंदी फीचर फिल्म। फीचर फिल्म, बहुत लड़के जैसे मैं उनसे बोलता हूँ फीचर फिल्म बनाओ, अपनी फीचर फिल्म बनाओ, तो वो मुझे ही फोर्स करते हैं। सीधे सर पहले ना शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, मैं उनको बार बार बताता हूँ कि फीचर फिल्म बनाने का जो इफेक्ट है ना, मतलब एक
कॉन्फिडेंस की फीलिंग जो आती है कि आप फीचर फिल्म के डायरेक्टर हो गए, आपने फीचर फिल्म बनाई है, दैट इज ह्यूज। आप शॉर्ट फिल्म, अगर मैं बता रहा हूँ तुम 60 मिनट की भी शॉर्ट फिल्म बनाओगे ना, यू विल नेवर गेट दैट कॉन्फिडेंस। तुम 70 मिनट की फीचर फिल्म बनाओगे, यू विल गेट दैट फीलिंग कि तुमने फीचर फिल्म बनाई है। एंड दैट कॉन्फिडेंस इज मोर देन इनफ टू सर्वाइव इन मुंबई। तुम कुछ भी कर सकते हो। और फिर किसी से जाके मुंबई में मिलोगे और जाके बोलोगे मैंने फीचर फिल्म बनाई है, इमेजिन क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके चेहरे पे। और क्षितिज, उससे जो मुझे अभी समझ में आया कि क्या होता है कि फिल्म में एक कैरेक्टर होता है, उसका एक ग्राफ होता है ना। वो ग्राफ जो है, वो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म में नहीं कर सकते। तो अब जब आप एक हिंदी फिल्म बनाते हो तो आपको समझ में आता है कि कैरेक्टर ग्राफ कैसे जा रहा है, इसका कैसे जा रहा है, इसका कैसे जा रहा है, एक जर्नी समझ में आती है आपको। और आपको समझ में आता है कि 2 घंटे, क्योंकि ऑडियंस को 2 घंटे होल्ड करना, उसके लिए बहुत अच्छी राइटिंग चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छे शॉट्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। तो आपको ये समझ में आएगा, अगर आपने खराब फिल्म भी बनाई, सपोज कि आपने खराब फिल्म बनाई, मगर आपको समझ में आएगा कि इस खराब फिल्म में अच्छा मेरा कैरेक्टर, ये मैंने इसको ऐसी हाइट दी थी, फिर यहाँ पे आके ड्रॉप हो गया मेरा कैरेक्टर। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें समझ में आती है, और वो ऐसी चीजें हैं जो आपको कोई और नहीं समझा सकता। वो करके ही आएगा, और करके ही आएगा, डजंट मैटर, कर लो, वो करके ही आएगा। और इट डजंट मैटर कि वो एक बड़ा कैमरा हो या एक छोटा कैमरा हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस पूरी दुनिया में, सिनेमा के क्षेत्र में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जिन लोगों ने आईफोन पे फिल्में बनाई हैं, जिन लोगों ने छोटे कैमरे पे फिल्में बनाई हैं, वो कई फिल्में बनी हैं। तो अगेन, जो क्षितिज मुझे हमेशा कहता था, मैं क्षितिज की बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ 4-5 लोग रहे हैं। अनुज जोशी जी मेरे डायरेक्टर थे, अभिषेक मेंदोला, क्षितिज और महेश भट्ट जी। इन सभी लोगों ने मुझे बताया, क्षितिज ने खासकर मुझे बात बताई कि अविनाश, मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं एक्टर था कि एक बड़ा कैमरा हो और रेड ड्रैगन हो या एलेक्सा हो, मैं उसके आगे परफॉर्म करूंगा। मगर परफॉर्मेंस होती है, वो चाहे आईफोन पे आप परफॉर्मेंस करो। तो मुझे बात समझ में आई कि यार यस, हो सकती है चीजें। मैं एम्फीगोरी के टाइम पे भी मैं कोशिश करता था, इफ यू रिमेंबर सतीश, की 435 का कैमरा आ जाए, रील वाला कैमरा आ जाए, एंड यू कन्विंस मी कि भैया डिजिटल पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा सीखिए, आप जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो थोड़ा सीखिए, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए और एक स्टोरी लिखिए। और मैं एक बात हमेशा अपने लोगों को कहता हूँ, जो मेरे असिस्टेंट्स हैं, every story is a good story, every story is a bad story. It depends on the director, because ये जो how he treats it, how he treats it, और ये visual medium है। इसको आप visually जितना ब्यूटिफाई कर पाओगे उतना अच्छा वो बनेगा। मेरी जो सौम्या गणेश फिल्म है, क्षितिज ने उसका गाना देखा था, उसमें जो मेरे कोरियोग्राफर थे वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे, देहरादून के हैं। मैंने उनको मौका दिया कि वो आए, मेरे से काम करें। बहुत काबिल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनत करते हैं। टेक्निकलिटीज उन्हें इतनी ज्यादा पता नहीं थी, मगर आप गाना देखोगे तो वो गाना निकल के आया। क्योंकि एक तो लिमिट मत हो जाओ आप सभी लोग, और सीखो, सीखने पे ध्यान दो, किताबें पढ़ने पे ध्यान दो, किताबें खूब पढ़ो और अपनी फिल्म बनाओ। सबसे इम्पोर्टेंट अपनी फिल्म बनाओ, परफेक्शन के पीछे मत भागो। ये परफेक्ट ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाओ, घटिया फिल्में बनाओ, पर बनाओ। और दूसरा, अगेन, एक अलग पहाड़ पे जाओ, एक अलग पहाड़ का अपना किला बनाओ, बट विद लर्निंग। नॉलेज पावर लेके आता है, नॉलेज बहुत सारी चीजें लेके आता है। तो नॉलेज गेन करना, सीख करना बहुत जरूरी है। वो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ऐसा करेंगे और बहुत नए फिल्म मेकर्स पैदा होंगे इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में। चलो भाई, बहुत गप्पे मार ली हम लोगों ने। लंबा। लॉकडाउन के बाद मिलते हैं जल्दी, ठीक है? और फिर सामने बैठ के एक इंटरव्यू लेते हैं सब दोनों, उसको अपलोड करेंगे, ठीक है? अभी तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। थैंक्स फॉर योर टाइम, इतना टाइम दिया तुमने 2 घंटा बैठ के। थैंक यू सीरीज, थैंक यू सो मच यार मेरी जान। वो पुरानी चीजें रिकॉल कराने के लिए तो हमारा जो मुझे भी रिकॉल हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो, तुमसे बहुत दिनों बाद मेरी आज बात हो रही है, पर अच्छा लगा बात करके। चलो, मिलते जल्दी। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय। थैंक यू बाबा, थैंक यू, लव यू, बाय, लव यू।